So shall we start? क्या हो कुछ? अच्छा अच्छा। तो आप में से वैसे ऑल दो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स तो जानते ही मुझे हैं, बाकी कुछ बच्चे हैं जो शायद नहीं जानते मुझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द न्यू जर्नी एंड होपफुली आप लोगों का रिजल्ट अच्छा हो एंड यही हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। और अब आपकी जो जर्नी है, जो आपने फाउंडेशन में आपने जो भी कुछ किया तो वो उसको भूल जाना एंड एक नई जर्नी स्टार्ट है आप लोगों की एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, क्योंकि यहां पे आप जो भी कुछ पढ़ोगे, आप एक चीज ध्यान रखना, यहां से बेसिकली आपकी करियर की जर्नी स्टार्ट हो रही है। क्योंकि आप यहां जो भी कुछ पढ़ने वाले आर्टिकलशिप में काम आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू नो वेरी वेल आप लोगों को आर्टिकलशिप कितने नंबर ऑफ ईएस के लिए करना है बेसिकली। एंड फ्रैंकली टेलिंग, हर एक एक सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बहुत मैटर करने वाला है और हर एक एक सब्जेक्ट आपके प्रोफेशन के लिए नॉट ओनली फॉर आर्टिकलशिप बट इवन वंस यू बिकम अ क्वालिफाइड सीए, वहां आपके काम आने वाले हैं। तो अब आपको यह सोच के नहीं पढ़ना है कि आपको मार्क्स इतने लाने हैं या फिर आपको एग्जाम पास करना है। नाउ यू हैव टू गिव योर 100%, क्योंकि रीजन बीइंग आपको कॉर्पोरेट्स में, सो वेदर यू आर इन प्रैक्टिस और यू कैन से द जॉब, आपको अपना 100% देना पड़ेगा। क्योंकि यू कैन नॉट गिव अ सर्विस टू द क्लाइंट 50% और 60% और 90% और यू कैन से द 80%, यस और नो। तो इसका मतलब है आपको अपना 100% वहां देना पड़ेगा। और 100% आप तभी दे सकते हैं जब आप यहां पे आप 100% चीजों को समझते हैं, जब यहां पे चीजें जो भी कुछ आप पढ़ते हो उसको आप रिटेन करते हो, और जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे उतनी ही चीजें आप लोगों के लिए बेटर रहेंगी। तो हर एक एक लेवल की अपनी खुद की एक इंपॉर्टेंस है। तो फाउंडेशन के लिए एक अपनी इंपॉर्टेंस थी, इंटर के लिए अब एक अपनी इंपॉर्टेंस है। और इवन आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, जो आप प्रोफेशनल में चीजें पढ़ने वाले हैं बेसिकली, जो फाइनल में आपको रहेगा, वो सब कुछ अगेन यहां पे इंटर के ऊपर बेस्ड है। तो इसका मतलब हम जो भी कुछ इंटर में पढ़ने वाले, नंबर 1 फॉर योर यू कैन से द आर्टिकलशिप, नंबर 2 फॉर योर यू कैन से द फाइनल एग्जाम, बेसिकली फाइनल के लिए, एंड ऑल्सो फॉर यू कैन से द एंटायर सीए प्रोफेशन। तो जब तक नो डाउट आपकी जो डिग्री है, जब तक वो आपकी छीनी जाती है बेसिकली, तब तक वो काम आने वाला है। तो अब वो चॉइस है नो डाउट आप किस तरीके से चीजों को लेके चलने वाले हो। एंड जो आप लोगों ने नो डाउट जो प्रोफेशन आपने चूज किया, तो शायद मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव आपके स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि हमारे स्टेट ऑफ माइंड में यदि ऑल्टरनेटिव होते हैं तो फिर आप अपना 100% नहीं दे सकते हो। तो इसका मतलब है हम जो भी कुछ लाइफ में कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो आपके लिए ही बना है, वो आपके लिए बेस्ट है। सिर्फ ये करना है आपको, अपना वहां पे बेस्ट देना है। क्या कुछ प्रॉब्लम? आर में पॉइंट? तो बेसिकली सबसे पहले ये प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिस इज योर लाइफ। एंड अब आपको अपने लाइफ का अभी तक आपने क्या किया, नहीं किया, कितना आपने दिया, तो गाइज यहां पे आपको अपना 100%, 1000% जितना आप दे सकते हैं एक्चुअली उतना आप दो। क्योंकि रीजन बीइंग आप आगे जो भी आपका ड्रीम है वो ड्रीम पूरा हो सकता है, एंड वो 100% पूरा होगा यदि आप इस प्रोफेशन को आप अपने लाइफ का पार्ट बना लेते हैं और आप इस प्रोफेशन में जीना शुरू कर देते हो। क्योंकि एक तो वो होता है जो प्रोफेशन को करता है, एक उस प्रोफेशन में जीता है। तो दीज आर द टू डिफरेंट सेगमेंट।
सो आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि आपको इस प्रोफेशन में जीना पड़ेगा, तो फिर आपको ये प्रोफेशन डेफिनेटली आने वाले टाइम में डेफिनेटली गेट द रिवॉर्ड। आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, जो भी कुछ है, वो सब कुछ आपको मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात मेरी तरफ से है, एंड आगे की जर्नी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा, यहां पे कोई ग्रेजुएशन करके इंटर वाला कोई सिस्टम तो नहीं है? कोई है आप में से? सबने फाउंडेशन का एग्जाम दिया है अभी? तो वैसे ऑल दो पेपर कैसा हुआ आप लोगों का? अच्छा हुआ है? अच्छा आपके यहाँ पे नो डाउट जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इसमें से आई थिंक मुझे लगता है 80% मैं यदि बोलूँ तो सब मुझे जानते हैं, और वो इसलिए जानते हैं क्योंकि फाउंडेशन में पढ़े हुए हैं। एंड डेफिनेटली एक सब्जेक्ट, और आज सीए इंटर का रिजल्ट भी आया, शायद यदि आप लोगों को याद हो, और इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि रीजन बीइंग इंटर ग्रुप 1 का जो रिजल्ट है इट्स अराउंड 21.4%, बहुत अच्छा परसेंटेज है ये। रेस्ट अप टू यू, आपके लिए देखते हैं नो डाउट आपका लक लेबर चांस कैसा होता है। एंड जो ग्रुप नंबर 2 का रिजल्ट आया इट्स 24% अप्रोक्सीमेटली, एंड दोनों ग्रुप पास, दोनों ग्रुप देने वालों के 21% उसका भी नियर बाय आया है। 2020 नहीं ज्यादा है, ज्यादा है। तो गाइज दिस इज योर चॉइस, क्योंकि जो भी बच्चे पास होते हैं गाइज वो उसकी खुद के एफर्ट्स होते हैं, उसके खुद के मेहनत है। बीइंग अ टीचर हम लोग सिर्फ एक पाथ आप लोगों को दिखाते हैं, अब उस पाथ पे आप कैसे चलते हो ये आप पे डिपेंड करता है। एंड गाइज वो सब्जेक्ट मैं यहां पे पढ़ाने वाला हूं, दिस इज एक्चुअली रियली वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट ये इंटरेस्ट इसमें तभी हो सकता है जब आप एक्चुअली अपना बेस्ट देना चाहोगे, क्योंकि सिर्फ मेरे पढ़ाने से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो सकता। एंड फ्रैंकली टेलिंग ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत यूनिक है, और कई सारी चीजें, कई सारी बातें इवन आपने फाउंडेशन में पढ़ी भी हैं, चाहे आपने मेरे से पढ़ा हो या फिर आपने कहीं और आपने क्लासेस ली या फिर सेल्फ स्टडी आपने किया, जो भी आपने किया हो। बट जब भी चाहे इंटर हो या किसी भी लेवल पे हम लॉ पढ़ते हैं, तो कुछ बातें हमें लॉ के रिगार्डिंग हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे भी हम लोगों को नो डाउट बचपन से एक चीज सिखाया गया कि आप आगे बढ़ते जाओ, पीछे की चीजें याद नहीं रखते। तो शायद फाउंडेशन में जो भी कुछ आपने पढ़ा हो कुछ याद है आप लोगों को वैसे, क्योंकि यहां पे डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ पूछूंगा आपसे। एंड क्लास इज ऑल अबाउट द इंटरेक्शन, क्योंकि रीजन बीइंग जब मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूं तो आप लोगों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी नो डाउट अच्छा लगेगा। अदरवाइज नहीं तो ऐसा होगा कि नो डाउट कोई एक पर्सन आया, उसने स्पीच दी, उसने अपना प्रवचन दिया और लास्ट में क्लैपिंग कर दी और घर चले गए। तो गाइज ये कुछ ऐसा ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्लेटफॉर्म बेसिकली कुछ सीखने और सिखाने के लिए, कुछ आपके लिए आपकी जर्नी है, कुछ मेरे लिए मेरी जर्नी है। और हर बार हर एक बैच में नो डाउट मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, और आपको भी डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट यू कैन से टू लर्न एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जिस दिन आप ये मान के चलोगे कि आप एक्सपर्ट हो गए, ध्यान रखना आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो शायद वो वहां से नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो गाइज मैंने कभी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं माना है और कभी मानूंगा भी नहीं, और मैं चाहूंगा आप लोगों के पास कितनी भी नॉलेज हो जाए तो डेफिनेटली 100% अपने आप को एक्सपर्ट मानने नहीं है, नीचे ग्राउंड पे ही रहना है, क्योंकि फिर नहीं तो इकोनॉमिक्स आपके ऊपर अप्लाई होगा और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला सिचुएशन आ जाएगा। नॉलेज होना अच्छी बात है, नॉलेज आप दूसरों को शेयर करो अच्छी बात है, लेकिन उस पर एक्सेस में कभी प्राउड फील नहीं होना चाहिए। सो अब आते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर, देखो दो बातें मैं यहां पे करने वाला हूं, और पहले जो एक दो लेक्चर्स आपके रहेंगे दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन सेगमेंट, क्योंकि मैं सीधा ये बोलूं कि चलो कॉमर्स एक्ट पढ़ते हैं तो कोई फायदा नहीं है, तो इसका मतलब फिर से मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने जो फाउंडेशन में चीजें बिगनिंग में पढ़ी तो कुछ बातें मैं वहां से ही लेके चलूंगा, क्योंकि रीजन बीइंग जब हम लॉ पढ़ेंगे चाहे कोई भी एक्ट पढ़े उसका बेस वही रहने वाला है। हां, अब जहां तक रही सिलेबस की बात, क्योंकि रीजन बीइंग सबसे पहला हमारे लिए एक स्पेसिफिक एक क्वेश्चन है, सर व्हाट अबाउट द सिलेबस, क्योंकि रीजन बीइंग हमारे जो इंस्टीट्यूट है आईसीआई वो कभी हां कभी ना हमारे साथ खेल रहे हैं, क्योंकि रीजन बीइंग अभी तक ऐसा होता है कि आज नोटिफिकेशन आएगा, बहुत लोगों से कांटेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि बस आने वाला है,
कुछ लोग ये कहेंगे कि नो डाउट वो सिलेबस अभी इंट्रोड्यूस नहीं होने वाला है। एक बात तो कंफर्म है, न्यू सिलेबस विल डेफिनेटली बी देयर। तो अब न्यू हो या फिर ओल्ड हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मतलब है। और हम लोग बिगिनिंग में जो शुरुआत करने वाले हैं, तो चाहे न्यू रहे या फिर ओल्ड रहे, दैट विल रिमेन सेम। तो आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, दैट विल रिमेन सेम। तो अभी से जो भी कुछ हम पढ़ने वाले हैं, तो वो चाहे सिलेबस आपके 1 हफ्ते में आए या फिर 2 हफ्ते में आए या फिर ना आए, तो इसका मतलब है बिगिनिंग में जो भी सारी चीजें हम पढ़ने वाले, इवन यू कैन से 1 month 2 months वॉट एवर इट इज, तो वो सब्जेक्ट सेम रहेगा और वो टॉपिक भी सेम रहेगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि सर जो चीज अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या वो हमारे लिए न्यू सिलेबस में कुछ और तो नहीं हो जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि उसको पूरा पढ़ा है, सारी चीजों को देखने के बाद ही नो डाउट आपकी क्लास के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई आपकी क्लास होनी चाहिए और आपको अननेसेसरी का रिजल्ट तक वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले कई सारी चीजें आप तब तक सीख जाओगे एंड शायद आप तब तक काफी आगे निकल जाओगे, जो उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद प्लान करेंगे कि नो डाउट अब हमें क्लास लेना चाहिए। तो शायद ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि आपने जो 1 महीने का टाइम है आप उसको यूटिलाइज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे लाइफ के लिए नो डाउट टाइम इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो दैट्स व्हाई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि यू हैव टू फोकस ऑन द पर्टिकुलर टाइम एंड जितना कुछ यहां पे सीख सकते हो वो सीख लो, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद तो नो डाउट स्टेट ऑफ माइंड आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा और आप उसके अकॉर्डिंगली चीजें चलने वाले। लेकिन आप अपना स्टेट ऑफ माइंड, यदि आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरा रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आना है, तो शायद वो स्टेट ऑफ माइंड अभी से ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए। उसके लिए तब के लिए वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो गाइज अभी जो ओल्ड सिलेबस है हम लोगों का, उसमें पेपर का नाम जो है दैट इज ऑल अबाउट, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं, जहां पे जो भी कुछ मैं लिखाऊंगा यू विल गेट एवरीथिंग इन नोट्स, सब कुछ आपको नोट्स में मिलेगा। हाँ, गॉड ब्लेस यू बेटा। हाँ, क्या क्या चीजें आपको करना है ये बात ध्यान रखना। एक, आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, और मैं चाहता तो नो डाउट जो बुक्स में दूंगा उसमें ही पेज में ऐड कर सकता हूं लिखने के लिए, बट उसमें इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें लिखते लिखते वो पेज भी कम पड़ जाए, वी नेवर नो। तो शायद इसलिए मैं बोलूंगा कि आप लोगों को 200 से 300 पेज का एक रजिस्टर बनाना है, एंड जितनी भी बातें हम लोग क्लास में यहां पे डिस्कस करेंगे, जो भी चीजें मैं यहां पे लिखाऊंगा वो आपको उसमें नोट करना है। तो एक तो ये काम आप लोगों को करना है। हाँ, लेकिन वो रजिस्टर आपका सिर्फ और सिर्फ लॉ के पेपर के लिए होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि नो डाउट बीच में कलर पेज होते हैं कि इतना पोर्शन अकाउंट्स के लिए, इतना टैक्स के लिए, इतना इसके लिए, वो नहीं करना, क्योंकि कंप्लीट आपको बनाना है रजिस्टर, क्योंकि जो फाउंडेशन में तो उनको तो पता है ऑलरेडी, जो पढ़े हुए हैं। तो बट फिर भी अगेन आप लोगों को रिमाइंड करवा रहा हूं कि आपको एक रजिस्टर सेपरेट बना लेना है, और एक आपको बुक मिलेंगी। अब उस बुक से ही पढ़ना है आप लोगों को, बट आपको लगता है कि आपको इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी पढ़ना है, देन गो फॉर इट, इट्स अप टू यू। क्योंकि आप जितने भी बुक पढ़ना चाहे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी चॉइस है। इफ यू थिंक अबाउट इट कि आपके पास इनफ टाइम है उस बुक को पढ़ने के लिए, आपको लगता है कि और भी ऑथर की आप बुक पढ़ सकते हैं, देन गो फॉर इट। क्योंकि रीजन बीइंग, शायद यदि मैं बात करूं तो आप जितने भी बुक पढ़ लो, अल्टीमेटली कंटेंट सब में क्या मिलेगा? इट्स सेम। क्योंकि लॉ हर जगह पे क्या रहता है, क्योंकि लॉ, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, लॉ इज नॉट अ सब्जेक्ट, लॉ इट्स ऑल अबाउट द डे टू डे लाइफ एप्लीकेबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लॉ कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। अरे कोई सब्जेक्ट होता तो फिर हम किसी ऑथर की बात करते ना। लॉ में एक ही चीज हमें समझना और एक ही चीज पढ़ना और एक ही चीज आना चाहिए, बेयर एक्ट। जिसको बेयर एक्ट पढ़ना आ गया, जिसको बेयर एक्ट समझ में आ गया, वो हम पूरे इंडिया का क्या, इवन आउटसाइड इंडिया का कोई भी लॉ पढ़ सकते और पढ़ा सकते हैं। तो अभी तक आपने फाउंडेशन में शायद बेयर एक्ट आपने नहीं ध्यान दो, नहीं सोचा, कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पे एग्जाम का लेवल ऐसा होता है। लेकिन अब आपको बेयर एक्ट ही काम आने वाले हैं। हाँ, हमें उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, क्योंकि रीजन बीइंग बेयर एक्ट इज ऑल अबाउट व्हाट? इट्स अ लैंग्वेज एज फ्रेम्ड बाय द एक्सपर्ट।
बेयर एक्ट कोई आम आदमी मैंगो पीपल ने नहीं बनाया। क्या लगता है बेयर एक्ट आपको पार्लियामेंट में बनाया गया, लॉ पार्लियामेंट में बनाया गया, या फिर पार्लियामेंट में लॉ को अप्रूव करवाते हैं? आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, लॉ पार्लियामेंट में बनाया जाता है या फिर वहां पे हम अप्रूव करवाते हैं? तो इसका मतलब लॉ बनाने वाले एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपर्ट की पूरी टीम तैयार करती है, एंड वो एक्सपर्ट फिर क्या करता है, लॉ फ्रेम करता है, एंड वो एक्सपर्ट अपना एक रिपोर्ट देता है गवर्नमेंट को, एंड द रिपोर्ट विच विल बिकम बिल, एंड फिर वो बिल हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में क्या करवाते हैं, पास, अप्रूव करवाते हैं, और फिर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया उसका उस लॉ पे साइन होना जरूरी है, उस एक्ट पे। एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट सिटीजन इट्स बेसिकली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजीशन। और अभी एट प्रेजेंट कौन है हमारे? चलो थैंक गॉड नाम पता है सबको, द्रौपदी मुर्मू, तो वो अभी हमारे, और आपको पता है सो फर्स्ट प्रेसिडेंट इन इंडिया जो इंडिपेंडेंस इंडिया में पैदा हुई है, और जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट है अभी एट प्रेजेंट। तो कुछ बातें हमें अपने पॉलिटिक्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि जब आप लॉ पढ़ते हो तो लॉ का बेसिक बैकग्राउंड ही क्या है, आपको पॉलिटिक्स एस्पेक्ट, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें इवन आप लोगों ने जो फाउंडेशन में मेरे से पढ़ा उससे भी कुछ अलग चीजें देखने मिलने वाली हैं यहाँ पे, क्योंकि हर एक एक चीज का एक लेवल होता है, एंड हमें उस लेवल के हिसाब से ही चीजें पढ़ना पड़ता है। तो गाइज अभी जो पेपर है, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, पेपर का नाम बेसिकली क्या है आपका, कॉर्पोरेट लॉ एंड कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, इसको ये लिख सकते हैं आप। तो पेपर जो है बेसिकली कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। गाइज ये अभी एट प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है मैं उसकी बात कर रहा हूं, बट आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, हो सकता है न्यू सिलेबस में हमें पूरा कंपनीज एक्ट ही पढ़ना पड़े, वी नेवर नो। हो सकता है हमें कंपनीज एक्ट जो अभी पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़े, एंड ये भी हो सकता है कि उसके साथ जो एक्ट अदर लॉज के हैं वो कुछ और एड ऑन हो जाए, या फिर जो यहां पे है उसमें से कुछ आपके रिमूव यहां से हो जाए, डिलीट हो जाए। ये डिपेंड करता है नो डाउट किसके ऊपर, ICAI के ऊपर। आप लोगों को ICAI इवन मैं वेबसाइट ओपन करके दिखाऊंगा, और आप लोगों को शायद फाउंडेशन में ही ये बात पता होनी चाहिए कि ICAI की एक वेबसाइट है जिसमें बोर्ड ऑफ स्टडीज का एक पोर्टल है, इफ यू रिमेंबर। एंड गाइज आपको बोर्ड ऑफ स्टडीज के पोर्टल पे जाना है, आपको हर चीज वहां पे डिटेल मिल जाएंगे। वंस यू क्लिक ऑन द बोर्ड ऑफ स्टडीज यू विल गेट द नो डाउट सिलेबस, यू विल गेट द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स of each and every level, foundation, inter and then you can say the final. You will get the MTPs, RTPs over there, past examination questions over there. तो इसका मतलब हमारे इंस्टीट्यूट्स ने ही सब कुछ दिया हुआ है, एंड शायद इतनी प्रैक्टिस कर ले उसके बाद आई डोंट थिंक सो कहां एग्जाम रुक सकते हैं। तो एग्जाम एक ही रीजन की वजह से रुकता है, दैट इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। यू विल गेट द सजेस्टेड आंसर आल्सो ओवर देयर, आपको सजेस्टेड आंसर भी मिलेगा। इसका मतलब लिखना कैसे है हमें, वो सजेस्टेड आंसर, लेकिन एक बात कंफर्म है, वो लैंग्वेज एज इट इज आप एग्जाम में मैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि रीजन बीइंग थ्योरी के पेपर में फॉर अ टाइमिंग, अभी मैं थ्योरी ही बोल रहा हूं, एक बात तो कंफर्म है कि हम चीजें एक बार पढ़ते हैं तो वो 20% रिटेन होता है, फिर दोबारा पढ़ते हैं वो 20 से 40 हो जाता है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ टाइम जब आप पढ़ेंगे तो जाके आपका वो 80% और 90% तक रिटेन होता है, और फिर एग्जाम में जाने के बाद जब आप लिखते हैं तो आपकी लैंग्वेज डेफिनेटली 100% वो आना ही आना है, क्योंकि आप पूरा एज इट इज जो सजेस्टेड में होगा या फिर जो बेयर एक्ट में है वो आप नहीं लिख सकते। या तो आपकी एबिलिटी रटने की बहुत अच्छी हो तो फिर वो हो सकता है, क्योंकि कुछ होते हैं बच्चे जो नो डाउट कुछ भी मैथ्स का फॉर्मूला तक रट देते हैं, इवन वो जो फिगर होता है ना मैथ्स में वो भी रट लेते हैं, अकाउंट्स की पूरी बैलेंस शीट रट लेते हैं, दैट कैन बी पॉसिबल। तो वो एक अलग सेगमेंट है, तो वो भी अपने आप में एक टैलेंट है। कुछ बच्चे कह रहे सर आप ये बताओ, कमेंट कर रहे हो फिर ये कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए, दिस इज अप टू यू, आप किस तरीके से लेना चाहोगे, बट ये फैक्ट है। देखो मुझे तो नो डाउट फ्रैंकली टेलिंग इतना टाइम पढ़ाते हो गए इसलिए याद रहते लो, अदरवाइज यदि मैं पढ़ाना छोड़ दूं
इट्स हार्डली ऑफ विद इन 6 मंथ और यू कैन से 1 ईयर सब कुछ भूल जाऊंगा मैं, ये फैक्ट है। तो इसका मतलब है नो डाउट हम सभी लोग एक पर्टिकुलर कैटेगरी में हैं विच इज नॉन एज गजनी, ये फैक्ट है। तो हमें नो डाउट शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको रिकैप रिवाइज करना जरूरी है। और एक बात यह भी है कि जितने बड़े हम बनते जाते हैं, जितने बड़े हो जाते हैं उम्र में, बेसिकली हम उतने ही निकम्मे होते जाते हैं, यह भी फैक्ट है। तो इसका मतलब है उसको दूर करने के लिए फिर एक ही काम होता है, टेस्ट। क्योंकि आप ऐसे नहीं पढ़ोगे तो फिर टेस्ट के बहाने तो पढ़ना ही पड़ेगा, वी हैव नो चॉइस। अच्छा, कुछ ऐसे भी होंगे जो डाउट टेस्ट के लिए भी नहीं पढ़ेंगे, वो कहेंगे कोई बात नहीं, देखी जाएगी मेन एग्जाम पे। तो फिर पीटीएम, फिर वहां पे सिचुएशन नो डाउट चेंज हो जाता है, बट कोई बात नहीं। अच्छा, जब एक बार पीटीएम होगा तो फिर प्लान कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम पढ़ना है फिर। अच्छा, वैसे पीटीएम वाले से पहले ही कॉल या फिर नो डाउट इंटरेक्शन हो जाता है बच्चों का, सर प्लीज अच्छा अच्छा बोलना पेरेंट के सामने, लक्ष्य। तो गाइस देखो, आप सबको अपने बारे में नो डाउट सब कुछ पता है और आप क्या करते हैं नहीं करते, यू नो वेरी वेल। तो बीइंग ए टीचर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हम आपके और मेरे एज में नो डाउट इट्स हार्डली ऑफ यू कैन बी पॉसिबल भाई 15 ईयर्स का डिफरेंस होगा। अच्छा, तो 15 ईयर्स का हो सकता है, कैन बी पॉसिबल, मैं ये नहीं कह रहा हूं। 38 अच्छा 20 साल 21, चलो कोई बात नहीं, चलो वॉट एवर बी द डिफरेंस। अब पहले सब काउंट कर रहे हैं, चलो अच्छा मेरी उम्र ये है, तेरी ये, फिर उसके बाद ये चल रहा है, अभी फिंगर पे काउंट किया जा रहा है। चलो कोई नहीं, तो प्लीज, और आई थिंक इतना बड़ा जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मानता मैं आज के टाइम पे, क्योंकि रीजन बीइंग जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूं यहां पे, उस प्लेटफॉर्म पे कब आप फ्यूचर में आप भी दिखने वाले हो। पढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल लाइफ। क्योंकि रीजन बीइंग इट्स हार्डली ऑफ 4 to 5 years आप नो डाउट क्वालिफाई होकर और फिर आगे दिखने वाले हो। एंड सबके लिए एक ही चीज की लड़ाई है, आपके अपने नाम के आगे नो डाउट एक आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि नो डाउट नाम तो हमें घर वालों ने दिया, पहचान आपको ये प्रोफेशन देने वाला है। यू हैव टू राइट द वर्ड CA प्रीफिक्स जब आप अपने नाम के साथ लिखोगे, तो शायद वो प्राउड फील होगा आपको उस दिन 100%। तो ये सारी मेहनत उस पर्टिकुलर 2 वर्ड के लिए है जो आप अपने नाम के साथ लिखने वाला है। क्योंकि सिर्फ वो 2 वर्ड नहीं है, अपने आप में बहुत कुछ है, शायद उसको हम मेजर करने की कोशिश करें तो हो नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो गाइज अब ये जो पेपर है आपका, ये 100 मार्क्स का है अभी के लिए। तो कल हो सकता है इसमें से अदर लॉ हो सकता है हट जाए, या फिर अदर लॉ में कुछ चीजें और ऐड हो जाए। लेकिन जितना कॉर्पोरेट लॉ, बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द कॉर्पोरेट लॉज? क्या कॉर्पोरेट लॉ सिर्फ कंपनीज एक्ट है? LLP भी है, और सेबी नाम सुना है? सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड यस यू कैन से सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का नाम सुना होगा आपने, SCRA जिसको बोलते हैं। इवन हैव यू हर्ड अबाउट द नेम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमल? तो इसका मतलब ये सब किसका पार्ट है? दीज आर द पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट लॉज। और अभी यदि मैं बात करूं तो इंटर में और प्रोफेशनल में दोनों को मिला के ना हम लोग कम से कम 20-25 से ज्यादा कॉर्पोरेट लॉज पढ़ते हैं। तो इसीलिए यहां पे सिर्फ कंपनीज एक्ट की बात नहीं होती है, इट्स ऑल अबाउट द कॉर्पोरेट। एंड कॉर्पोरेट एक्ट नहीं बोला जाता है, कॉर्पोरेट लॉज बोलते हैं, क्योंकि एक्ट इट्स अ नैरोअर टर्म एंड लॉ इज वाइडर टर्म। सो वेदर वी कैन से एक्ट इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द लॉ, बट लॉ इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्ट। क्योंकि फाउंडेशन में भी आपको बताया गया होगा कि द टर्म लॉ इटसेल्फ इंक्लूड रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, देन वी हैव ऑर्डर, देन वी हैव ऑर्डिनेंस, ऐसे बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इसका मतलब है जो लॉ है वो वाइडर टर्म है, बट जो एक्ट है वो नैरोअर टर्म है। तो यू कैन से इट्स अ पार्ट ऑफ द लॉ। तो जब कई सारे लॉज पढ़ोगे, कई सारे एक्ट पढ़ेंगे, तो उन सभी एक्ट को मर्ज करके हम क्या नाम दे सकते हैं? इट्स लॉज। तो जैसे यहां पे हम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे,
यहां पे हम लोग कंपनीज रूल्स पढ़ेंगे, यहां पे हम लोग नोटिफिकेशन पढ़ने वाले, यहां पे हम लोग नो डाउट सर्कुलर पढ़ने वाले हैं, और यहां पे हम लोगों को नंबर ऑफ ऑर्डर भी पढ़ना है। इवन ऑर्डर तो आपने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि अलग अलग कोर्ट्स के जजमेंट आपने पहले भी पढ़े। यदि मैं एक दो नाम लूं, कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा होगा एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची, सालोवन वर्सेस सालोवन एंड कंपनी, ये केस आते हैं। सरदिनसा मानेक जी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, यस और नो? तो वी हैव नंबर ऑफ केसेस ओवर देयर। चेन्नई वर्सेस रमैया, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, सिंपल। एक वो स्मोक बॉल वाला भी केस था, एक कार्लिल, एब्सोल्युटली कार्बोलिक, यस। तो इसका मतलब है केस स्टडीज भी आपका क्या है, दैट विल आल्सो बी ए पार्ट ऑफ द लॉज। तो इसका मतलब लॉ एक वाइडर टर्म है, तो इसमें इन सभी चीजों को हम लोग यहां पे क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो गाइज अब ये जो सिलेबस है अभी के लिए यदि मैं बात करूं तो गाइज ये दो सेगमेंट में डिवाइड है आपका। सो द वन विच इज ऑल अबाउट यू कैन सो द कंपनीज एक्ट, प्लस इसके साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे यहां पे, नंबर ऑफ रूल्स पढ़ने वाले, और फिर यहां पे क्या आएगा आपका अदर लॉज। जो अभी सिलेबस है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये वाला पार्ट रहे या ना रहे हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से एग्जाम में पेपर डिजाइन करते। तो गाइज अभी यदि मैं वेटेज की बात करूं तो 60 और ये आपका 40 में रखा गया। वैसे ऑल दो पूरा पेपर हमारे कितने मार्क्स के गाइज, 100 में भी दो सेगमेंट है, 70 एंड 30। जो 30 है वो क्या रहेगा आपका, एमसीक्यूज रहेगा। और न्यू सिलेबस में भी यदि वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो क्राइटेरिया ऑफ एमसीक्यू विल रिमेन सेम। अब नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है, बट आपकी किस्मत यदि खराब हो तो फिर वी नेवर नो। और गाइज एक बात और मैं बता दूं, ये जो 30 मार्क्स का पेपर जो पेपर होगा, ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आप घर लेके नहीं आ सकते, ये वहीं पे सबमिट करना पड़ता है। तो आप जो लेके आने वाले हो सिर्फ कौन सा रहेगा आपका, बेसिकली 70 जो सब्जेक्टिव है, क्योंकि ये होगा अगेन OMR शीट पे। तो फिर से अगेन वही सेम स्ट्रक्चर यहां पे भी होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई नेगेटिव नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हाँ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ये जो 30 मार्क्स में है गाइस, ये सिर्फ एमसीक्यूज ही है, इसमें कोई ट्रू एंड फॉल्स, कोई करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, ये एमसीक्यूज ही है। हाँ लेकिन यहां पे सिचुएशन बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू बन सकता है। तो ये मत समझना कि सर एक लाइन का एमसीक्यू, नहीं, सिचुएशन बेस्ड कैन बी देयर, केस स्टडीज कैन बी देयर, तो उस पर भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बात आपको ध्यान रखते हैं। तो आप जो पेपर लेके आओगे वो 70 वाला लेके आएंगे जो अभी के हिसाब से है, तो वो सब्जेक्टिव आपका रहेगा। अब मुद्दा ये आता है कि सर 30 में ये बताओ कंपनीज एक्ट का बेसिकली कंपनी लॉ वाला पार्ट जो एमसीक्यू वो कितने मार्क्स का होगा गाइस, 60-40, तो इसको भी 60-40 कर दो सीधा। तो हाउ मच, इट्स 18 और यस, तो 18 जो होगा दैट इज ऑफ कंपनीज एक्ट, और जो 12 रहेगा दैट इज ऑफ अदर लॉज। इन द सेम मैनर सब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो इट्स आई थिंक इट्स 42 कंपनीज एक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी ऑफ अदर लॉज, इट्स 28 आई थिंक। तो ये रहेगा, ये अभी का ICAI का स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब है आने वाले नए सिलेबस में यदि वो इंट्रोड्यूस हो जाता है आप लोगों के लिए, द पेपर विल अगेन रिमेन ऑफ 100 मार्क्स, अगेन वी हैव अ डिवीजन ऑफ 70 एंड 30, यही रखा है इंस्टीट्यूट ने। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एमसीक्यू में कोई ट्रू और फॉल्स वगैरह नहीं रखा है, एमसीक्यू ही रखा है। अरे बेटे में पॉइंट, हाँ क्वेश्चन मार्क ये है क्या नेगेटिव रहेगा यहां पे या फिर नहीं, और होपफुली प्रे करेंगे हम लोग के नेगेटिव ना हो, क्योंकि 40 में से 30 पास होने के लिए चाहिए, नहीं बेसिकली 40 मार्क्स। अच्छा एक बाबू, तो परसेंटेज 40 मार्क्स का पास होने का या फिर 50 हो जाएगा? नए सिलेबस में 50 चाहिए 100 में से। हाँ जी, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, नए सिलेबस में जो प्रपोज्ड है अभी तक क्या है, 40 चाहिए इंडिविजुअली
और एग्रीगेट कितना चाहिए आपको 50%। बट न्यू सिलेबस में जो क्राइटेरिया है तो 50% कैन बी देयर इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि फाउंडेशन के लिए तो कंफर्म है वही होने वाला है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो अच्छा, बच्चे फिर पता है क्या बोलते हैं, सर हमारे साथ ही ऐसा होना था। एक्चुअली जितनी बार सिलेबस आ गया सब यही बोलेगा, तो अभी तो हैबिट हो चुके हैं आप लोगों का, हर बार ये बोलोगे सर हमारे साथ ही होना था। कोई नहीं। तो गाइस हम लोग एमसीक्यूज की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि फाउंडेशन में लॉ के पेपर में एमसीक्यू नहीं था, लेकिन अब हमारे लिए एमसीक्यूज भी है। तो इसका मतलब है वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इवन एमसीक्यूज एज वेल एज द यू द सब्जेक्टिव। एंड एज वी नो दैट यदि यहां पे यदि मैं बात करूं तो विल गेट द फुल मार्क्स। यदि आपका आंसर सही है तो पूरे मार्क्स मिलने वाले। सब्जेक्टिव में एक बार मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन आप लिखते हो बना के, तो 4 to 5 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, इसमें एग्जैक्ट आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले। तो इसका मतलब है डोंट यू थिंक हम लोगों को एग्जाम्पशन लाने में, एग्रीगेट बनाने में हेल्प करने वाले, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले। तो इसका मतलब है ये हमारे लिए नो डाउट एक बहुत बड़ा, आप ये बोल सकते हैं नो डाउट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको अच्छे से करो, सो दैट नो डाउट ओवरऑल 100 में से आप 60, 70, 80 स्कोर कर सकते हो। क्योंकि 100 में से 30 यदि एमसीक्यू है तो शायद बहुत बड़ी अपने आप में नो डाउट अपॉर्चुनिटी आपके लिए एडवांटेज है कि यू कैन स्कोर बेटर मार्क्स। अच्छा, अभी जो रिजल्ट है उसमें एक प्रॉब्लम फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में ये हुआ है, जो थ्योरी का पेपर होता है हम उसको लाइटली लेते हैं। तो अभी बच्चों के नो डाउट अदर सब्जेक्ट में किसी में 90s हैं, किसी में 80s हैं, बट लॉ में किसी के 55 हैं, किसी के 49 हैं, ऐसे मार्क्स। तो ये प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम इस पेपर को एक्चुअली कैजुअली ले लेते हैं। और वो कैजुअली लेने का रीजन क्या होता है कि हम लोग पूरा टाइम प्रैक्टिकल पेपर में नो डाउट हम लोग देते हैं। गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है देना, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको इस पेपर के लिए भी कुछ वक्त तो निकालना पड़ेगा। यदि आप 4 घंटे ये दो एक टेक्स्ट के पेपर में आप लगा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप उसमें से 2 घंटे भी या 1.5 घंटे भी आप इस पेपर के लिए निकालोगे, दैट इज मोर देन इनफ। और इसको हर पेपर के साथ इसको भी साथ लेके चलना है, और ये आपके लिए नो डाउट स्कोरिंग सब्जेक्ट, क्योंकि पेपर फ्रैंकली टेलिंग बहुत इजी आता है, लेकिन वो इजी तभी होगा जब आपको चीजें पता है, नॉलेज में है। और यदि नॉलेज में नहीं है फिर वही टफ हो जाएगा आपके लिए। तो दिस इज टोटली अप टू यू कि आपको उसको किस तरीके से देखते हो। तो एक तो ये रही बात, आप लोगों को ये ध्यान रखना आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है। हाँ, अब मैं यदि बात करूं जो कंपनीज एक्ट वाला पार्ट है, गाइस डू यू हैव एनी आइडिया कंपनीज एक्ट में सेक्शन कितने हैं? अच्छा, मैंने एक बार बताया था। यस, एनीवन डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मेनी नंबर ऑफ सेक्शंस इन कंपनीज एक्ट? 500? 500। चलो, व्हाट्स योर नेम? चलो, एक बच्चे ने आंसर दिया यस। एनीवन? आपका 470, ठीक है। एनीवन? आप में से कोई कुछ आइडिया? यस, 473। चलो, कुछ एडिशन हो रहा है। गाइज वी हैव, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, अब आप अपनी गलत फहमी और जो भी बोलते हैं उसको दूर कर लेना आज के बाद। और ये बात फाउंडेशन में जो बच्चे मेरे से पढ़े उनको भी मैंने ये बात बताई थी, मैंने कहा ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। गाइज स्टार्ट विद 1 एंड विद 470, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल 470 सेक्शंस हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी सेक्शन हैं जो बाद में अमेंड होके ऐड किया गया है, बहुत सारे सेक्शन ऐसे भी हैं जो डिलीट किया गया, ओमिट किया गया है। तो इसका मतलब है हाँ, लेकिन एडिशन में आपको बहुत सारे दिखेंगे, डिलीशन में कम दिखेंगे। तो हम लोग जब भी बोलेंगे तो ये बोल सकते हैं सेक्शन स्टार्ट विद 1 एंड एंड 400 एंड, अच्छा एक बात बताओ, 470 एंड की बात हम लोग कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब है मान लो सेक्शन फॉर एग्जांपल 3 है, 3 के बाद हमें यहां पे नेक्स्ट क्या दिखेगा? 4 दिखेगा। तो यदि कोई सेक्शन यहां पे ऐड करना है तो क्या इस 4 को हटा के यहां पे
नया प्रोविजन ऐड करके पूरा सेक्शन का सीक्वेंस बदल सकते हैं? नहीं। बट वाई, क्यों ऐसा? क्योंकि गाइस सेक्शन को हिंदी में बोलते हैं धारा, और धारा का मतलब होता है किसी चीज का कॉर्डिनेटी, और इसका मतलब है यदि आपने 4 में चेंज करके रखा और उसके बाद नीचे लेके चले गए तो वो कॉन्टिन्यूटी ब्रीच हो चुका है, तो इसका मतलब उस कॉन्टिन्यूटी को ब्रीच नहीं करना है। तो सर उस कॉन्टिन्यूटी को बनाना कैसे? बीच में एक सेक्शन ऐड करेंगे 3A, और गाइस जब भी अमेंडेड सेक्शन दिखेगा उसमें A, B, डबल B इस तरीके से आपको टर्म्स दिखने वाले, एंड ये सबके सब अमेंडेड सेक्शन होते हैं। इसका मतलब ये जब कंपनीज एक्ट बनाया गया तब ये सेक्शन एड ऑन नहीं किया गया था, सब्सिक्वेंटली कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट हुए एंड उसके बाद इस सेक्शन को ऐड किया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? ये बात ध्यान रखना। और जो मैंने 3A लिखा एक्चुअली 3A है, और आप लोग पढ़ोगे तो सेक्शन 3A 3 के बाद आपको मिल जाएगा। तो अभी हम उस पर नहीं जाते, तो मतलब ये है कि सेक्शन स्टार्ट 1 से होगा और एंड किस पे होगा आपका। अब मुद्दा ये सर क्या हम लोगों को ये सारे सेक्शन पढ़ने? अभी के लिए जो सिलेबस है उसमें 1 से लेकर 148 सेक्शन पढ़ने। अभी जो कॉर्पोरेट लॉ का सिलेबस है ये पढ़ना है, कम ही है, 150 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो सेक्शन 1 से लेकर आपका 148, और किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है 100 इसमें और ऐड हो जाए न्यू सिलेबस में, एंड फिर अदर लॉज हटा सकते हैं। हाँ, होपफुली जो फाइनल में भी कंपनीज एक्ट है उसको भी इंटर में ही लाने का प्लान चल रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, तुम लोग ऐसे बातें करने तो ऐसा मुद्दा दे दिए कोई, बस डिस्कशन होना शुरू हो जाता है। हाँ प्लीज। तो गाइज right now I just want to make it clear, section we have, you can say the 1 until we have section 148। तो इसका मतलब है ये चाहे एग्जिस्टिंग सिलेबस हो चाहे आपका न्यू सिलेबस हो, दोनों में ये सेक्शन तो हमें पढ़ना ही है। वी कैन नॉट इग्नोर दीज सेक्शंस ओवर देयर। आई होप समझ में आ रहा है? अच्छा, ये सेक्शंस जो है आपके, इसके लिए आप नॉर्मली यदि आपको ऑनलाइन देखना है कहां पे अपडेट होता है, कहां से ये सारी चीजें देख सकते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? एक्चुअली एक तो ऑफिशियल गैजेट होते हैं और दूसरा है एक साइट जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इट्स MCA। हैव यू हर्ड अबाउट द नेम? तो गाइज MCA और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पे आप जाओगे और या फिर गूगल पे सीधा टाइप करना ई बुक ऑफ कंपनीज एक्ट। तो जैसे ई बुक टाइप करोगे सीधा वो कहां लेके जाएगा आपको? MCA पोर्टल पे। और इवन मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट वेट फॉर इट। हाँ, किसके हिसाब से? बुक से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। You can see it's a Ministry of Corporate Affairs, and here we have the ministry. Do you have any idea Ministry of Corporate Affairs में अभी मिनिस्टर कौन है वैसे? Who is in charge of this ministry? नहीं, निर्मला सीतारमण। वो फाइनेंस मिनिस्टर भी है और इसकी भी है, ये भी इसकी भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या लगता है आपको एक मिनिस्टर एक से ज्यादा मिनिस्ट्री होल्ड नहीं कर सकता है? यस। और वो कैसे हो सकता है? विल डिस्कस लेटर ऑन। बट गाइज ये रहा आपका, और इस पे आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ इट्स एक्ट रूल्स, और नीचे आपको यहां पे देखोगे तो यू विल गेट द ई बुक, एंड जैसे आप ई बुक पे टाइप करते हैं तो फिर यहां पे नंबर ऑफ एक्ट यू कैन सी व्हाट अबाउट द एक्ट, it's a companies act, then we have, you can say, what about the next, insolvency and bankruptcy, then we have competition act। और जैसे आप ई बुक पे, ये मैं क्यों यहां पे आपको दिखा रहा हूं, इसका मेन रीजन ये है, मान लो आप किसी अमेंडमेंट को पढ़ना चाहते हैं while you are in articleship, तो आर्टिकलशिप में रहते टाइम आप ऐसा है कोई क्लास तो नहीं ले रहोगे, और हो सकता है जहां पे आप सीख रहे हो काम वो आपको नहीं बता रहे अमेंडमेंट, बोला भाई आपको खुद पता करके आना है, तो सीधा इस साइट पे आना है, और जैसे इस साइट पे आओगे तो यहां पे आपको ये चैप्टर दिख जाएंगे। एंड गाइस कंपनीज एक्ट में ज्यादा चैप्टर नहीं है, वी हैव 29 चैप्टर्स।
एंड जिसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 470। तो सर बहुत ही प्यार से आप बहुत इजीली बोलते हो कि सर इतने ही है बस। हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, 4 महीने में होगा क्या सर? अदर लॉज भी हमारे लिए। अच्छा, ये तो मेरी आदत है कराने, तो दिस इज अप टू यू, आप कैसे करने वाले हो। नहीं बट अभी सब कुछ, यू जस्ट टेल मी वन थिंग, जब फाउंडेशन में आए थे तो फाउंडेशन में ये बताओ, डोंट यू थिंक क्या आपको उस टाइम पीरियड पे भी लगा होगा मे बी कि यार इतने सारे एक्ट हैं, इसको कैसे करेंगे? तो गाइज हर लेवल पे चीजें हमेशा ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन फिर उस लेवल पे जब चीजें होना शुरू होते हैं, यू हैव टू स्टार्ट ना, एंड जब चीजें स्टार्ट करोगे तो उसका एंड होगा ही होगा 100%। तो गाइज ये कुछ आपके चैप्टर्स हैं, और जैसे ही आप चैप्टर पे क्लिक करोगे, पहला चैप्टर यहां पे देख सकते हो, व्हाट अबाउट द नेम, प्रीलिमिनरी। हर एक्ट का पहला चैप्टर प्रीलिमिनरी होता है, और इस पे क्लिक करते ही 2 सेक्शन खुल के आएगा, इट्स 1 और 2। 1 टॉक्स अबाउट द शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग, वैसे आपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, एंड दिस विल रिमेन सेम इन ईच एंड एवरी एक्ट, ऑलमोस्ट हर एक्ट में रहेगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि फाउंडेशन लेवल पे आपने कंपनीज एक्ट, नो डाउट आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है, मतलब कंपनीज एक्ट के बारे में आप पहले जान चुके हो, कंपनी किसको बोला जाता है, टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में आपको ये बात पता है। लेकिन मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं पता है कि सर मानना यही, लेकिन आप, तो ये आप लोगों को ओपिनियन है कि सर मानना यही, क्योंकि जो फाउंडेशन में आपने पढ़ा है ना, उससे डिटेल यहां टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ने वाले हो। जो आपने होल्डिंग एंड सब्सिडरी पढ़ा होगा, कैन बी पॉसिबल इट्स हार्डली ऑफ 10 to 15 मिनट्स में खत्म हो गया होगा, बट यहां पे 2 घंटे लगेंगे उस होल्डिंग एंड सब्सिडरी को पढ़ाने में। अरे गोटी में पॉइंट, तो इसका मतलब है वहां पे और यहां पे लेवल अब डिफरेंट आने वाला है। तो जैसे आप फिर से आगे डेफिनेशन वाले पार्ट पे आते हैं, इस पे क्लिक करोगे तो इसके साथ साथ आपको पूरा डिटेल सेक्शन का पूरा एलिमेंट यहां पे ओपन होके आ जाएगा। जस्ट वेट, तो मैं भी थोड़ा सा हो सकता है साइड में। तो गाइज यहां पे ओपन होके आता है, और यहां पे आपको हर एक चीज का अमेंडमेंट आपको साथ में देखेगा। नाउ यू कैन सी, सो आप देख सकते हो यहां पे, और आपको नीचे कुछ इंफॉर्मेशन आपको कलरफुल भी दिखने वाला है। यहां पे, यहां तो सब कुछ ब्लैक ही दिख रहा होगा, वैसे आपको कहीं पे ग्रीन, कहीं पे ब्लू, कहीं पे रेड आपको दिख सकता है। तो जब आपको वो ग्रीन ब्लू, यहां पे आई थिंक ग्रीन है, तो आपको वहां पे पता है क्या दिखेगा, अमेंडमेंट्स। तो जितने भी अमेंडमेंट्स हो वो यहां पे, और उस अमेंडमेंट की डेट कहां पे मिलेगी कि सर इसके नीचे आप जाओगे सबसे नीचे, तो आपको यहां पे वो सारे डेट्स मिल जाएंगे इस तरीके से, कब कब कौन कौन से अमेंडमेंट्स आ रहे हैं वो पूरा डिटेल है। तो गाइज मैं जो बेयर एक्ट की मैं बात कर रहा था वो ये बेयर एक्ट है, दिस इज ऑल अबाउट द बेयर एक्ट। तो यहीं से सारे अमेंडमेंट्स मुझे पढ़ने होते हैं, और यहीं से आपको भी फ्यूचर में पढ़ने पड़ेंगे। एंड वी हैव ओनली वन साइड, दिस इज ऑल अबाउट MCA, यू कैन गो ओवर देयर एंड यू कैन go through the detail of each and every amendments, चाहे वो एग्जाम से पहले देखना हो, चाहे वो आर्टिकलशिप पे देखना हो, जहां पे भी देखना है वो यहीं से आपको देखने वाला है। और गाइज लॉ में नो डाउट हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जितनी भी चीजें, ये अमेंडमेंट्स वगैरह सब कुछ जो हम करेंगे, और प्रैक्टिकली आपको जो सीखना है, जानना है, वो इस साइट से आप जान सकते हो। चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट। तो सिलेबस आप लोगों को अभी के लिए ये बात ध्यान रखना, हम लोग सेक्शन 1 से लेकर 148 तक पढ़ने वाले, सो दैट विल रिमेन सेम इन ओल्ड एज वेल एज द न्यू सिलेबस। तो इसका मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि सर न्यू सिलेबस में नो डाउट जो चीजें आप पढ़ा रहे हो क्या वो आएगा या फिर नहीं, तो 100% वो रहने वाला है, तो वहां पे कुछ अलग आपको नहीं दिखेगा। तो इसके अलावा एडिशन में चीजें रहेंगी, बट इसको सब्सट्रैक्ट मतलब इसको कम नहीं करने वाले। तो अब मुद्दा ये आता है कि नो डाउट सबसे पहला मेरा यहां पे क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज टेल मी वन थिंग, जब हम लोग बात करते हैं लॉ की, क्योंकि रीजन बीइंग हमारे देश में जब हम लॉ बनाने की बात करते हैं, तो इफ यू रिमेंबर वी हैव यूनिटरी फीचर और फेडरल सिस्टम। कौन सा हमारा, नो डाउट हमारा देश, गाइस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये ध्यान रखना। तो आपने कभी सिविक्स पढ़ा होगा, एंड सिविक्स में ये बात पढ़ाई जाती है आप लोगों को कि इंडिया में फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी फीचर दोनों ही आते हैं। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गिव एन एग्जांपल। यूनिटरी फीचर का आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये बताओ क्या आपको हर एक स्टेट के लिए अलग अलग आधार कार्ड बनवाना होता है, अलग अलग पैन कार्ड बनवाने होते हैं?
या फिर इट्स ए सिंगल आधार कार्ड फॉर होल कंट्री? यस, इट्स ए यूनिटरी फीचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट्स यूनिटरी एस्पेक्ट। क्या आपको हर स्टेट में जाने के लिए कोई परमिशन लेना पड़ता है? नहीं, इट्स यूनिटरी फीचर। तो इसका मतलब है वी हैव वन नेशन एंड यू कैन गो एनीवेयर इन इंडिया, एक्सेप्ट जो प्रोहिबिटेड प्लेस है वहां नहीं जा सकते। अब आते हैं फेडरल सिस्टम। गाइस, इंडिया को फेडरल सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि रीजन बीइंग यहां पे जब हम बात करते हैं पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, तो वी हैव अ सेंट्रल लेवल एंड देन वी हैव स्टेट लेवल। वी हैव अ सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेट राइट नाउ इन इंडिया? करो, काउंट करो फिर फिंगर पे। 29 और 28, 26, हाउ मच? अच्छा 29 पे कितने लोग हैं? रेज़ योर हैंड। अच्छा 27 पे कितने? रेज़ योर हैंड। तो हाथ कोई खड़े कर नहीं रहा है। अच्छा 28 पे कितने? रेज़ योर हैंड। 28 वाले। 28, 28, 28, यस। नेक्स्ट 27 पे कितने? कह रहा 2-4 साथ में आ जाओ। और भी है कोई? 29 भी है? 29 राइट नाउ हाउ मच? राइट नाउ वी हैव 28। एब्सोल्युटली। प्लीज, एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं है, तो जम्मू एंड कश्मीर नाउ वी हैव यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया और लद्दाख भी एक नया यूनियन टेरिटरी बन गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वी हैव 28 स्टेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट व्हाई? क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर को भी स्टेट मानते थे, तो उसको इंक्लूड करके पहले 29 हम कंसिडर करते थे, लेकिन अब उसको स्टेट की पोजीशन से हटा दिया गया और अब वो यूनियन टेरिटरीज उसको नाम कैटेगरी में रखा गया। इज इट क्लियर? तो वी हैव 2 लेवल, इट्स अ सेंट्रल एज वेल एज द यू कैन से द स्टेट। नाउ आई हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया में, हमारे देश में सबसे सुप्रीम अथॉरिटी किसको माना जाता है? सबसे सुपीरियर, सबसे सुप्रीम। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कितने लोग एग्री करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम अथॉरिटी? चलो, एक COI कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंने लिख लिया। और कोई ओपिनियन किसी का? चलो, सुप्रीम कोर्ट, देन एक ने अपने, चलो ठीक है, कह रहे मोदी चलो, कोई कह रहा केजरीवाल भी आ जाएगा साथ में। अच्छा, राहुल गांधी भी कह रहा, आजकल तो वैसे भारत जोड़ों पे लगे हुए राहुल गांधी है, ठीक है। इतनी ठंड में हम इतने कपड़े पहने, वो टी शर्ट में घूम रहे हैं, तो आप जब भी देखो नो टी शर्ट में नजर आएंगे, व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी होती है उन्होंने। चलो प्लीज, तो गाइज ये 3 है, और कोई इसमें ऐड करना चाहेंगे? कोई भी ओपिनियन है, इट्स जस्ट ओपिनियन, एटलीस्ट आपको क्लैरिटी आज के बाद होने वाला है सुपीरियर हम किसको बोलने वाले। तो आप में से कुछ बच्चे कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ आप में से कह रहे सुप्रीम कोर्ट, एंड कुछ बच्चों ने यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की। और कोई आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लिख सकते हैं, उसको माना जाएगा सुप्रीम या नहीं? नहीं, हाँ यस। अच्छा, इसके अलावा जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं लॉ, क्या लॉ को सुप्रीम मानेंगे? लॉ, जितने भी हमारे देश में लॉ, क्योंकि रीजन बीइंग लॉ इज ऑल अबाउट द कानून, तो भाई हमारा देश जो चलता है वो कानून से ही चलता है ना, तो लॉ अमेंड हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी अमेंड हो सकता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट, प्लीज, कोर्ट कभी चेंज नहीं होता है, कोर्ट में जो जज होता है या जो जस्टिस होता है उसको चेंज करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान रखना है, जज और जस्टिस चेंज होता है। प्लीज, सुप्रीम ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ना तो आपका सुप्रीम कोर्ट है, ना तो प्रेसिडेंट है, ना तो लॉ है। दिस इज यूनिक सेगमेंट। तो है कह रहा तो गाइज, अब मैं आता हूं यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो आपका पार्लियामेंट है उसको सुप्रीम माना जाएगा। आंसर इज नो, क्योंकि रीजन मीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम आपने मान लिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसने बनाया होगा, डोंट यू थिंक वो उससे भी सुप्रीम हो गया? लॉजिकली कॉमन सेंस लगाए, क्योंकि एक बात होता है, जो किसी चीज को बनाता है
तो इसका मतलब जिसने बनाया वो सुप्रीम हो गया लॉजिकली। तो गाइज एक बात बताओ, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया किसने? किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम हमेशा आता है हमारे देश में। जब भी हमारे संविधान की बात होगी तो सबसे पहले पर्सन की बात करते हैं, उनका नाम हमेशा आएगा। एंड व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द पर्सन? B.R. अंबेडकर, उनका नाम आता है। तो क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो गाइस हम उनको सुप्रीम मानेंगे? आंसर इज नो। तो फिर किसको माना जाएगा? हाँ आप कुछ कह रहे हो? जनता। यस, आंसर इज करेक्ट। यस, सुप्रीम यदि कोई है तो वो है पब्लिक, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया भी किसने? पब्लिक नहीं बनाया। अब वो कैसे? हाँ यस, प्रेसिडेंट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कोई केस मतलब सुप्रीम कोर्ट में हार गए, हाँ, लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट का नहीं कर सकते, अब उसकी कॉल लास्ट नहीं मानी जाती। प्रेसिडेंट की कॉल। एक्चुअली एक बात ध्यान रखना, प्रेसिडेंट इंडिया में आपका लेजिस्लेचर भी है, प्रेसिडेंट इंडिया में एग्जीक्यूटिव भी है, और प्रेसिडेंट इंडिया में जुडिशरी भी है। और ये प्रेसिडेंट को खुद पावर मिला या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट को पावर दिया? इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट के पास वो पावर ऐसे नहीं आया, वो मिला कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन से। सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं आया, वो भी कहां लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका मतलब लॉजिकली सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट, लॉ, ये कोई सुप्रीम है ही नहीं। तो लॉजिकली आम जनता बोलेंगे सुप्रीम हमेशा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन आज के बाद आपका पिक्चर और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पहले ही एक वर्ड लिखा होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वर्ड लिखा होता है। आर में पॉइंट सबसे पहला, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पेज देखोगे तो हम उसको बोलते हैं प्रेम्बल। उसको क्या नाम दिया था आपका? और प्रेम्बल में लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोलोमनली रिजॉल्व। तो हम सभी ने मिलके, हमें अपने देश को चलाने के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, एंड उसके हिसाब से ही हमारा देश चलने वाला है। लेकिन मुद्दा यह है कि सर एक बात बताओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने से पहले एक असेंबली बनाई गई थी, और उस असेंबली का नाम क्या था आपका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उसके चेयरपर्सन किसको बनाया गया था? B.R. अंबेडकर को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अब मुद्दा है वो असेंबली भी किसने बनाई थी? वो असेंबली किसने बनाई थी? गाइस वो असेंबली बनाई थी आपके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, इन सब ने मिलकर। तो अब ये आता है सर एक बात हो, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हमारे देश में पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट था, गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था? यस, वी हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वी हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इट्स 1935, और उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया में द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इट मींस यू कैन से द पार्लियामेंट, एंड इट मींस यू कैन से द प्रेसिडेंट। उसमें ये बात लिखी हुई थी। तो इसका मतलब पार्लियामेंट तो पहले ही से ही था। तो वो असेंबली किसने बनाई? पार्लियामेंट। तो अब एक बात बताओ, पार्लियामेंट में वी हैव 2 हाउसेस, विच वन? लोकसभा एंड। तो अब मुद्दा ये है कि सर एक बात बताओ, जो असेंबली बनाई गई, तो इसका मतलब उस असेंबली में जितने भी लोग थे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? पब्लिक को, आम जनता। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो असेंबली बनाई किसने थी? कॉन्स्टिट्यूशन आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं, इफ यू रिमेंबर, तो हम उसको नाम क्या देते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। डू हैव एनी आइडिया हमारे देश में कितने सीट्स हैं? यस, एब्सोल्युटली। तो हम उसको रफली मान लेते हैं 543 और 45 के आसपास। तो टोटल हमारे देश को 545 पार्ट में डिवाइड किया गया, छोटे छोटे। इसको नाम दिया गया सीट्स। ये अलग अलग सीट यहां पे रखी गई, क्योंकि रीजन भी एक बाबा, तो हमारे देश को चलाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो बनाया किसने? पब्लिक ने। अच्छा, यू जस्ट इमेजिन, आज यदि हम बात करें हमारे देश की पॉपुलेशन, इट्स अराउंड हाउ मच? 140 मान सकते हैं, करो, प्राउड टू बी नेशन। तो इसका मतलब 140। यू जस्ट इमेजिन 140 करोड़ यदि जाएंगे और यदि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहेंगे तो वो तो बना सकते हैं। तो सब एक दूसरे को मार पीट के नो डाउट सेट कर देंगे वहां पे। कंफर्म है, कहेगा तू मेरी बात मान, वो कहेगा तू मेरी बात मान, मैं ऐसे बोल रहा हूं, तुझे ऐसा रखना पड़ेगा। इज इट ट्रू और नॉट? यस।
तो सर अब ये कैसे होने वाला है? तो गाइज अब इसके लिए हमारे देश में जितने भी लोग हैं तो उन लोगों ने क्या किया, स्पेसिफिकली इस 545 के लिए वोट्स किए। इसका मतलब उन्होंने कहा कि सर हमारे एरिया से ये पर्सन हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा और जैसा ये कहेगा हम उसकी बात मान लेंगे, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो चीज एक्चुअली वहां पे सिविक्स में हमें चीजें पढ़ाई जाती है वो यहां पे मैं बता रहा हूं, क्योंकि लॉ इस तरीके से इंडिया में। तो इसका मतलब है कि सर आज यदि हम बात करें, मान लेते हैं 320 सीट्स किसके पास है? बीजेपी के पास। तो इसका मतलब है मेजोरिटी किसके पास है? तो डोंट यू थिंक हमारे देश से बीजेपी, एनडीए जिसको नाम देते हैं बेसिकली, तो उनको चूज किया गया कि हमारे देश को चलाने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो यहां पे उनको हमने रिलायबल, उनको हमने रिस्पॉन्सिबल यहां पे माना है कि जो सही तरीके से हमारे देश को चला सकते हैं। तो डोंट यू थिंक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी ऐसा ही हुआ होगा? तो उस टाइम पीरियड पे भी ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये 545 जो हमने रफली लिया है, ये गाइस लोकसभा की सीट है या फिर राज्यसभा? ये लोकसभा के। वी हैव वन मोर सेगमेंट जिसको नाम क्या देते हैं? राज्यसभा। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मेनी नंबर ऑफ सीट्स ओवर देयर? 250 मान लेते हैं रफली, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया होता है 12 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट कर सकता है, तो इस तरीके से तो मान लेते हैं वहां पे भी 250 है। आपको पता है 250 अगेन उनका भी इलेक्शन होता है, लेकिन उसमें आप या मैं, हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते, इनडायरेक्टली हमारा वोट होता है, क्योंकि एक्चुअली दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। तो इसको नो डाउट ध्यान रखना, स्पेसिफिकली काउंसिल ऑफ स्टेट भी नाम दिया जाता है इसको। तो गाइस इनडायरेक्टली वोट हम नहीं किए, क्योंकि रीजन बीइंग जितने भी एमएलए, एक बाबू तो एक स्टेट में है कि वो एमएलए अपने आप ही आ गया या फिर उसको भी पब्लिक ने ही चूज किया, हम लोगों ने ही किया, और वो एमएलए वोट करता है किसको? राज्यसभा के लिए। तो गाइस अब ये बताओ, डोंट यू थिंक वी हैव सेलेक्टेड एमएलए, और एमएलए ने किसको सेलेक्ट किया? मेंबर ऑफ राज्यसभा, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे बेसिकली। तो इसका मतलब है डोंट यू थिंक इनडायरेक्टली हमारा ही तो सिलेक्शन है वो? यस और नो? यस। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वी हैव अ फेडरल सिस्टम, तो दैट्स व्हाई यहां पे दोनों के रिप्रेजेंटेटिव रखे गए। तो वो एमएलए, तो आपको पता है इसीलिए राज्यसभा में बोला जाता है कि जिसके स्टेट में सरकार जिसकी ज्यादा होगी, तो राज्यसभा में चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं उसके खुद के क्या होने के, मेंबर्स होने के। क्योंकि आप ये बताओ, मान लो टोटल 28 स्टेट हैं, यदि बीजेपी की नो डाउट 20 से ज्यादा स्टेट में गवर्नमेंट है, तो बताओ डोंट यू थिंक बीजेपी के सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होने वाले? यस, एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब डोंट यू थिंक राज्यसभा में चांसेस ज्यादा किसके होंगे? उनके आने का। तो इसीलिए क्या होगा, लोकसभा में भी बिल को अप्रूव करवा लेंगे और राज्यसभा में भी अप्रूव करवाना इजी हो जाता है। तो वहां पे भी इजी हो जाता है, क्योंकि रीजन बीइंग लोकसभा में भी हमारे पास एक्चुअली मेजोरिटी है और राज्यसभा में मेजोरिटी है, तो बाकी कुछ भी बकवास करते रहे बिल तो तभी पास होगा ही होगा। तो इसका मतलब है इसीलिए हर पार्टी की लड़ाई सिर्फ सेंट्रल के लिए नहीं है, बीजेपी और वो स्टेट के लिए भी करते हैं। तो बताओ अभी गुजरात में इलेक्शन हुआ था ना, तो मोदी जी वहां पे भी गए थे बकवास करने के लिए, मतलब स्पीच देने के लिए। यस और नो? एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि रीजन बीइंग मोदी जी एक्चुअली इट्स बेसिकली नाउ ही इज अ ब्रांड। वो एक पर्सन नहीं है, अभी ब्रांड है बहुत बड़े। और किसी भी स्टेट में इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन हो जाए, हमेशा बीजेपी एक ही पर्सन के नाम पर लड़ता है, मोदी। चाहे वहां पे कैंडिडेट कोई और होगा, लेकिन उस कैंडिडेट का कोई पता आता नहीं, वो सामने कौन दिखेगा हमेशा? एब्सोल्युटली। क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि भाई जितने भी सीट्स हमें मिलेंगे स्टेट में, और हमारी स्टेट में सरकार हो गई, तो राज्यसभा में भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, और हमारे लिए लोकसभा में बिल पास करवाना इजी तो है ही, साथ में राज्यसभा में भी हो जाएगा। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, ये क्राइटेरिया। अच्छा, कई बार हमारे देश में बोला गया कि लोकसभा और राज्यसभा जो हम लोग सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन करवाते हैं स्टेट, वो दोनों ही एक साथ होना चाहिए, क्योंकि इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ मनी। क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होते हैं, तो आपको पता है बहुत पैसा खर्च होता है।
तो ये भी प्रपोजल है आने वाले टाइम पे कि सेंट्रल का और स्टेट का जो एक्चुअली इलेक्शन होना चाहिए वो एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, ताकि क्या होगा, इतना सारा पैसा खर्च नहीं होगा। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट ये प्रपोजल है। तो गाइज अब ये बताओ, यहां पे नो डाउट ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो क्या पार्लियामेंट ऑफ आपका बेसिकली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया या उससे पहले था? पहले। विच एक्ट? इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो उस एक्ट ने ब्रिटिशर्स ने पहले ही बना दिए थे कि इंडिया में नो डाउट पार्लियामेंट पहले से ही रहेगा। तो अब ये बताओ, डोंट यू थिंक इलेक्शन हुए और पार्लियामेंट में नंबर ऑफ एमपीज आए, और एमपीज ने फिर क्या किया भाई, सिंपल है, उस पार्लियामेंट ने फाइनली क्या बनाया, एक असेंबली बनाई। एंड द नेम ऑफ द असेंबली, व्हाट अबाउट द नेम? इट्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और उनको एक टास्क दिया गया, एंड वो टास्क दिया गया भाई ऐसा है, हम अपने देश को चलाएंगे कैसे आजादी के बाद, तो हमें उसके लिए किसकी क्या ड्यूटीज होने वाली है, किसके क्या पावर होंगे, किसके क्या राइट्स होंगे, किसके क्या अथॉरिटीज होंगे, ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर बुक में रखी गई और एक डॉक्यूमेंट में रखा गया। एंड व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट? इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये लिखा है कि आई एम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अप्रूव कर रहा हूं? आंसर इज नो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि रीजन भी वो असेंबली कहां से बना? पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट में जो लोग थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे। तो अल्टीमेटली डोंट यू थिंक हम ही लोग सबसे बड़े हैं? यस। तो डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों बोला जाता है कि बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ऐसे होता है ना। तो इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़ा यदि कुछ है तो वो है आम जनता। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपको लगता है कोई गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, डोंट यू थिंक मैक्सिमम उसको हम बर्दाश्त करेंगे 5 साल तक बस, एंड डोंट यू थिंक 5 साल के बाद नो डाउट वी कैन चेंज और नॉट? यस, 5 साल के बाद हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने मौका दिया 5 साल तक का, और 5 साल में आपने काम किया, हम लोग सेटिस्फाई हैं, तो फिर हम आगे अगेन आपको क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। और आपने अच्छा काम नहीं किया तो 5 साल से ज्यादा नहीं, उसके बाद नो डाउट चेंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो थिंक अबाउट इट। तो गाइज इस तरीके से हमारा सिस्टम है और इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो सबसे सुप्रीम यदि कोई है तो वो कौन है? पब्लिक। एंड देन वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और फिर उसके बाद उन सभी कॉन्स्टिट्यूशन से वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और फिर अथॉरिटीज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एज वी नो दैट लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, ये बात ध्यान रखना। लोकसभा को हम क्या बोलेंगे? इट्स ए लोअर हाउस, एंड व्हाट अबाउट द राज्यसभा? इट्स अपर हाउस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज ऑल अबाउट द सिनेरियो। तो कुछ बातें जो फाउंडेशन में नहीं पढ़ते वो यहां बताना होता है, क्योंकि रीजन भी अब आपकी जो जर्नी है उसमें हर चीज पता होना चाहिए किस तरीके से और कौन सुप्रीम है। तो गाइस सुप्रीम आज के बाद हमें एक ही चीज ध्यान रखना है, ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना तो प्रेसिडेंट, ना तो कोई गवर्नमेंट, कोई भी नहीं। इट्स ऑलवेज यू कैन से द पब्लिक। अच्छा सर, पब्लिक यदि सुप्रीम है फिर तो हम तो नो डाउट पूरा एटीट्यूड में, पूरा अकड़ में चलेंगे बाहर। तू चालान क्यों काट रहे भाई पुलिस वाले, ये बता भाई, हम ही तो पब्लिक, हम तो सुप्रीम है। तो डोंट यू थिंक लॉ एंड ऑर्डर बनाया हम ही तो है? तो बताओ हमने बनाया तो हमारे ऊपर अप्लाई भी तो होता है, क्योंकि रीजन बिंग वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी हैव टू अबाइड बाय द लॉ नॉट, क्योंकि रीजन बिंग किसी और ने नहीं, हमने बनाया। अच्छा वैसे पार्लियामेंट में क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो मैं उस पर कुछ वीडियो क्लिपिंग दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कभी झप्पी, कभी हेलीकॉप्टर, बहुत कुछ होता है वहां पे, सिंपल। तो ये चीजें होती बहुत, क्योंकि राहुल गांधी साहब एंड इट्स आई थिंक बिफोर कोविड मोदी जी बैठे हुए थे एंड वो अपनी पोजीशन से उठ के गए, पहले हाथ मिलाए और फिर जाने लगे, फिर उसके बाद आ गले लग जा, तो फिर ये हुआ। तो मोदी जी सरप्राइज हो गए ये क्या हो रहा है, तो फिर ये होता रहता है, क्योंकि रीजन भी हमारे देश में यदि एक्चुअली आपको एंटरटेन होना है तो शायद इतना आपको एंटरटेनमेंट मूवी में भी नहीं मिलने वाला है जो लोकसभा और राज्यसभा में मिलता है। और ये 2 चैनल है बेसिकली, तो आप, और ये फ्री में मिलता है चैनल। हाँ उसका आइडिया नहीं मुझे, किसका क्या नाम बताया? अच्छा तो वैसे लोकसभा और राज्यसभा, और गाइस लोकसभा और राज्यसभा, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की बात यदि करें, डू हैव एनी आइडिया लोकसभा का चीफ कौन होता है?
लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चीफ प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि जिस दिन आपका सेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले दोनों को एड्रेस करने के लिए कौन आते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो सबसे ये कहते हैं कि यहां पे शांति व्यवस्था बनाए रखना, और वो उल्टा सोचते हैं अंदर से, कहते हैं आप तो जाओ एक बार, फिर देखो शांति कितनी और व्यवस्था कितनी। और गाइस, इतनी फैसिलिटी हमारे देश में एमपीज को मिला हुआ है जो शायद आप सोच भी नहीं सकते, और यदि सोच लिया तो आप पढ़ाई छोड़ के एमपी बनने की सोचोगे फिर। क्योंकि गाइस, कैंटीन में यू जस्ट इमेजिन 5-10 रुपए में आपको एक अच्छा खासा खाना मिल जाता है। 50 रुपए में नो डाउट बटर चिकन मिल जाएगा आपको वहां पे जो नॉन वेजिटेरियन है, और 5-10 रुपए में नो डाउट मटर पनीर और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, और आपको इतने सारे लोग सर्व करने वाले मिलेंगे आपके लिए। आपको फोन हर दिन जो आप सेशन में आओगे, हर दिन के लिए आपको क्या मिलेगा? सिटिंग फीस। सैलरी अलग है, वो 1-2 लाख रुपए जो भी आना है, हर दिन आने का सिटिंग फी, और हर दिन के लिए कन्वेंस भी मिलेगा आपको, फोन का बिल, सब कुछ। और हमारे देश में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? वंस यू बिकम एमपी इवन फॉर 1 डे, यू विल गेट द पेंशन फॉर द होल लाइफ। अच्छा, इनको क्यों नहीं जरूरत होगी? अच्छा, कह रहे हो वैसे। इवन फॉर 1 डे if you become yes MP, then you will get the pension. You just imagine. अच्छा प्लीज गाइज, अब एक बात यहां पे ध्यान रखना। तो ये तो रही बेसिक सेगमेंट, क्योंकि देखो रीजन में। अच्छा एक बाबू, तो गवर्नमेंट को इतना पैसा आता कहां से? हम लोग ही देते ना। वी हैव डायरेक्ट टैक्स, वी हैव इनडायरेक्ट टैक्स, यस और नो? एंड गवर्नमेंट फिर इतने सारे इन्वेस्टमेंट भी तो करते हैं, और हर कंपनी में देखो जहां जहां पे गवर्नमेंट कंपनीज में पैसा लगा है वहां से डिविडेंड भी तो आएगा। तो ये सब क्या है? दीज आर द इनकम। बहुत पैसा है। इमेजिन करो हमारे देश में 4 या 5% लोग टैक्स पे कर रहे हैं सिर्फ, और यदि 100% टैक्स पे करने के लिए आगे तो इमेजिन करो कितना पैसा हो जाएगा गवर्नमेंट पे। लेकिन हम लोग बिलीव एक ही चीज पे करते हैं, सर आपका पैसा हो मेरा पैसा हो, क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास ही रहने दो। क्योंकि रीजन में आपको देंगे, बर्बाद कर दोगे, हम सही तरीके से यूज करेंगे। सच्चाई है। और एक्चुअली टैक्स हमारे देश में कम लोग इसलिए पे करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारा सिस्टम करप्ट है, कि जो पैसा हम टैक्स के फॉर्म में दे रहे हैं दैट इज बेसिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो पैसा डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं होगा। तो इसलिए देने का फायदा क्या है? एक्चुअली दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से हम एक्चुअली टैक्स पे नहीं करना चाहते हैं। और बट एक बात और अच्छी है कि चाहे आप कुछ भी करो फिर भी आप नो डाउट 30-40% टैक्स पे ही कर देते हो इनडायरेक्ट फॉर्म में। कोई गुड्स आप खरीदने गए, अगेन यू हैव टू पे द टैक्स। इफ यू आर गोइंग टू गेट द सर्विस देन अगेन यू हैव टू पे द टैक्स, यस और नो? तो इसका मतलब किसी न किसी मैनर में तो आपने टैक्स पे किया। बट कोई नहीं, हमारा देश महान, 100 में से 99 बेईमान। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गाइज फाइनली आज के बाद याद रखना, सबसे पहला पॉइंट, सुप्रीम हमारे देश में किसको माना जाएगा? उसके बाद यदि कोई है तो वो क्या आपका है? इट्स बेसिकली संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। जब भी लॉ बनाने की बात करते हैं गाइस, जो लॉ बनता है तो लॉ बनाने मतलब बेसिकली अप्रूव करने की यदि बात करें तो वो लॉ अप्रूव कहां पे किया जाता है? आपका लोकसभा और राज्यसभा। क्या लोकसभा और राज्यसभा में ही अप्रूव होकर लॉ फाइनल हो जाएगा या फिर सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी? तो इसका मतलब है आज के बाद एक टर्म हम लोगों को याद रखना है, क्या नाम देते हैं? लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी भी बोल सकते हैं। और इसमें सबसे पहले क्या आएगा? लोकसभा, फिर क्या आएगा आपका, और इन दोनों के साथ फिर कौन आएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गाइस इन तीनों को मर्ज कर देंगे तो क्या बन गया आपका? इट्स लेजिस्लेटिव बॉडी और यू कैन से द लेजिस्लेचर। बट व्हाई? क्योंकि रीजन बीइंग वी नीड टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम विच असेंबली? इट्स लोकसभा। देन वी हैव टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम एंड देयर आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, क्या जो लॉ लोकसभा में पास होगा क्या कंफर्म है मैंडेटरी है कि राज्यसभा में भी पास हो जाएगा वो, या फिर राज्यसभा में उसको डिसअप्रूव किया जा सकता है? यस एब्सोल्युटली। हाँ, लेकिन 99% हम मान के चलते हैं कि लोकसभा में हो गया तो वहां पे भी
लेकिन ये 100% हम एजम्पशन लेके नहीं चलने वाले। फिर तीसरा एक और पॉइंट, जो लोकसभा में अप्रूव हो गया, जो राज्यसभा में अप्रूव हो गया, क्या कंफर्म है प्रेसिडेंट भी उस पर साइन करेगा? आंसर इज नो। फिर से वही बात कि 99% सिचुएशन तो है ही, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो रिजेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन रिजेक्शन विद रीजन विल बी देयर, कि आप जब कोई भी चीज रिजेक्ट करते हो तो आपको रीजन देना पड़ेगा। आर्गुमेंट में पॉइंट। हाँ, 99% क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जिसकी सरकार, प्रेसिडेंट भी उसी का। क्योंकि रीजन बीइंग, एक्चुअली जो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट बेसिकली, तो वो जो पार्टीज हैं, जो आपके रूलिंग पार्टी है या फिर जो अपोजिशन में है, वो अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं और फिर उसके बाद वोट होता है लोकसभा राज्यसभा में, एंड देन वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। और एक बात कंफर्म है, जो रूलिंग पार्टी है, जो पोजीशन में है, वोट तो उसके पास ही ज्यादा है, तो कंफर्म है प्रेसिडेंट वही आएगा। तो डोंट यू थिंक जो लॉ बनाया जाएगा तो उसी रूलिंग पार्टी के बेसिस पे ही अप्रूवल होगा, तो प्रेसिडेंट भी नॉर्मली क्या करते हैं, उस पर साइन कर देते हैं। अच्छा, आपको पता है इंडिया में ऐसे कुछ प्रेसिडेंट बने हैं जिनके खिलाफ ना तो पोजीशन वाले ना तो अपोजिशन वाले कोई भी खड़ा, किसी ने भी अगेंस्ट में वोट नहीं डाला, सब फेवर में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वन ऑफ द एग्जाम्पल। पहली बार जब वो प्रेसिडेंट बने थे, क्योंकि सेकंड टाइम भी था उनका बट वो बने नहीं, फर्स्ट टाइम जब वो बने, इवन सिंगल वोट भी उनके अगेंस्ट में नहीं था। और दूसरी बार जब बात आई तो फिर कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी नाराज, तो उनका ये स्टेटमेंट था कि भाई 100% यदि सभी एग्री होंगे तभी मैं खड़ा होऊंगा प्रेसिडेंट के लिए, अदरवाइज नहीं। और वो हुए नहीं फिर, दिस द फैक्ट। तो अदरवाइज फिर से वो बन सकते थे प्रेसिडेंट लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो दैट इज अ डिफरेंट सेगमेंट। तो ये इस तरीके से हमारे देश में कुछ चीजों पे कहानी होती। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, नाउ हैव अ क्वेश्चन, क्या पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं, क्या पार्लियामेंट को आप गवर्नमेंट बोल सकते हो? क्या पार्लियामेंट को हम गवर्नमेंट बोलते हैं, या फिर गवर्नमेंट किसको बोला जाता है? दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू। गवर्नमेंट किसको बोलेंगे? गवर्नमेंट किसको बोला जाएगा? प्रेसिडेंट क्या गवर्नमेंट मानेंगे? क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट मानेंगे? तो रूलिंग पार्टी को गवर्नमेंट बोलेंगे। ठीक है गाइस, पार्लियामेंट में वी हैव बोथ पार्टीज, रूलिंग एज वेल एज अपोजिशन। तो पार्लियामेंट में दोनों होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में सिर्फ रूलिंग पार्टी होता है। आर्गुमेंट में पॉइंट। तो गवर्नमेंट में हम लोग बात किसकी करते हैं गाइस? रूलिंग पार्टी। लेकिन अब एक बात बताओ, अभी हम बात करते हैं तो 320 बीजेपी के पास है, मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये सबके सब कितने सीट लेके बैठे? 320। तो ये सबके सब क्या है? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या इस 320 की बात करें तो क्या ये सब के सब आज से गवर्नमेंट माने जाएंगे, ये फिर देयर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? एक्चुअली इनको गवर्नमेंट नहीं बोल सकते, ये रूलिंग पार्टी तो है, लेकिन दे हैव टू डिसाइड कि हमारे देश को चलाने वाले लोग कौन से होने वाले। तो एक्चुअली हमारे देश में यदि हम बात करते हैं इंडिया की, तो गाइज आपने कभी बिजनेस स्टडीज में आपने एक टर्म पढ़ा होगा, वी हैव अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। yes or no? What would the difference between centralized and decentralized? When there is a command in one hand and there is no division, तो हम उसको centralized नाम देते हैं। But when there is a division of the work and अलग अलग पर्सन्स को आपने अपॉइंट किया, तो उसको नाम क्या देते हैं हम लोग? तो गाइज यू जस्ट टेल मी वन थिंग, हमारा जो देश है एक्चुअली सेंट्रलाइज्ड या फिर डिसेंट्रलाइज्ड है? एक्चुअली एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका है टॉप में, लेकिन फ्रैंकली प्रेसिडेंट बाद में आते हैं। हमारा एक्चुअली ये डिसेंट्रलाइज्ड सेगमेंट है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बनाए गए। वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वी हैव फाइनेंस मिनिस्ट्री, देन वी हैव यू कैन से द एक्सटर्नल अफेयर्स, yes or no? We have a defense. तो these are the different functional departments और ministries को नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं हम लोग? Ministries। तो अब इन 320 लोगों की लड़ाई है कि भाई 320 लोगों में आपस में लड़ाई होगी अब कि भाई किसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिया जाएगा, किसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिया जाएगा, किसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इसका मतलब है 320 जीत के तो आ गए आप,
नाउ यू हैव टू डिसाइड हु विल बी द, यू कैन से द मिनिस्टर ओवर देयर ऑफ सच मिनिस्ट्री। तो इसका मतलब है क्या ये 320 ये सबके सब मिनिस्ट्री में आ गए, या फिर दे हैव टू टेक अ डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ पर्संस जो इस मिनिस्ट्रीज को क्या करने वाले, मैनेज करेंगे। क्योंकि रीजन बीइंग ये जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं ये सब के सब किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव में आते हैं। किस में आते हैं गाइस, एग्जीक्यूटिव। तो लॉ बनाने के लिए तो लेजिस्लेचर हो गया, तो एक बाबू तो लॉ मेकर ने कहा भाई साहब लॉ बना के मैंने दे दिया, अब चलाओ देश को कैसे चलाना है। तो चलाने के लिए फिर क्या किया गया, मिनिस्ट्रीज बनाई गई। तो डोंट यू थिंक ये जो मिनिस्ट्रीज बनाए गए तो ये एक्चुअली हमारे देश में तो इसमें अलग अलग लोग होने वाले हैं जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ सो एंड सो मिनिस्ट्री होने वाले, मिनिस्टर इन चार्ज। तो अभी हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी तो अल्टीमेटली अब बीजेपी के जितने भी एमपीज हैं दे हैव टू टेक अ डिसीजन कि हम मिनिस्ट्री में किसको अपॉइंट करने वाले हैं। तो अब आपस में उनमें लड़ाई होती है, क्योंकि जो पॉपुलर है, जो अच्छा नो डाउट पार्टीज के लिए जिन्होंने अच्छा काम किया है, फिर उनका नाम आगे प्रमोट किया जाएगा। और यह फिर कुछ फेस वैल्यू भी मैटर करता है कि किसी की फेस वैल्यू तो उसको भी आगे प्रमोट कर देते हैं, कोई बहुत नॉलेज जिसके पास होता है उसको आगे प्रमोट कर देते हैं। ये सिनेरियो होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, गाइस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अभी कौन है, निर्मला सीतारमण। हम यदि बात करते हैं डिफेंस, किसके पास है, राजनाथ सिंह। हम बात करते हैं होम मिनिस्ट्री, किसके पास है, अमित शाह। तो इसका मतलब है डोंट यू थिंक ये एमपी में से ही ये है, अलग तो है नहीं, क्योंकि ये भी एमपी है। तो अल्टीमेटली इनको केपेबल, रिस्पॉन्सिबल और रिलायबल पर्सन माना गया इस मिनिस्ट्रीज के लिए, इस मिनिस्ट्रीज के लिए वो केपेबल, रिस्पॉन्सिबल और रिलायबल पर्सन इनको दिया गया। अब मुद्दा यह है कि सबको मिनिस्ट्रीज तो मिल गई, लेकिन डोंट यू थिंक इसके ऊपर भी इनको सुपरवाइज करने के लिए, इनको मॉनिटर करने के लिए भी एक पर्सन होना चाहिए, तो वो होता है आपका पीएम। तो पीएम यहां पे आता है कि जो इस सभी मिनिस्ट्रीज के टॉप में होता है, और ये है इन सभी मिनिस्ट्रीज का सुप्रीम, और इन सबको मर्ज कर देते हैं। तो पता है क्या बोलते हैं इसको, इट्स मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट, और कैबिनेट मिनिस्ट्री बोलते हैं, और काउंसिल ऑफ, यू कैन से द स्पेसिफिकली मिनिस्टर्स बोला जाते हैं इनको, तो इसको कैबिनेट मिनिस्ट्री नाम देते हैं। एंड हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, इट्स ऑलवेज पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब यह है कि सर इंडिया इटसेल्फ, यू कैन से द व्हाट, इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड सेगमेंट where we have a different ministries, and each and every ministry is always having a superior person, and who will be known as minister, और वो किस में से आएगा, रूलिंग पार्टी में से ही आएगा। क्या इसमें अपोजिशन में कोई आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब है अब इसको हम नाम क्या देंगे, ये है इंडिया के हमारे देश के गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट यहां पे नाम देते हैं, ये हमारे देश को चलाते हैं। और पीएम के ऊपर फिर आएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इज आल्सो द चीफ ऑफ, यू कैन से द व्हाट, एग्जीक्यूटिव, ही इज आल्सो द चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव। लेकिन हमारे देश में प्रेसिडेंट का रोल कम होता है, पीएम का रोल ज्यादा है, और शायद हर जगह पे इसलिए पीएम ज्यादा दिखते हैं। हाँ मोदी जी है तो नो डाउट वो कुछ ज्यादा ही अलग दिखते हैं, क्योंकि नॉर्मली इतना ज्यादा नहीं, लेकिन आपको दिखता होगा हर जगह पे हर तरीके से, नो डाउट। तभी मैंने क्या कहा, मोदी एक्चुअली इट्स बेसिकली नॉट अ नेम ऑफ अ पर्सन, इट्स अ ब्रांड, तो वो मैंने इसलिए कहा। तो आई होप समझ में आ गया। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मान लो क्या हमारे देश में कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टी सरकार नहीं बना पाती है, क्योंकि उसके पास जितनी सीट्स होनी चाहिए उतनी, तो फिर वो क्या करते हैं, दूसरों से भीख मांगते हैं, मतलब बेसिकली कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। तो क्या वो कंबाइन होते ही कहता है कि सर मुझे ये मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, यस और नो, क्योंकि हाँ ये डिमांड करता है, वो डिमांड करता है कि भाई मुझे ये मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब डोंट यू थिंक, इसका मतलब है जो पर्टिकुलर सभी मिलके जो पोजीशन में आने वाले हैं, तो उस पोजीशन में एक पार्टी का पूरा कंप्लीट जितना उनके पास मेजोरिटी होना चाहिए वो नहीं है, एंड जिसकी वजह से उसको अदर पार्टी की भी हेल्प लेनी पड़ती है, और अदर पार्टी आते ही फिर वो बार्गेनिंग स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनको ये बात पता है कि एमपी तो बन गए, लेकिन नो डाउट पॉपुलरिटी तब मिलेगी जब हम कहां पे एक्चुअल नेता बनेंगे, और वो नेता कब होगा, जब उनको मिनिस्ट्री मिलेगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आरजेडी नाम सुना आप लोगों ने पार्टी का, आरजेडी किसकी पार्टी है, आरजेडी
लालू प्रसाद, यस यादव, उनकी पार्टी है। अब तो वो नहीं चला रहे बेसिकली, तो उनके जो सुपुत्र है बेसिकली तेजस्वी है बहुत ज्यादा, तो वो चला रहे। तो दो बेटे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे करके देखना पड़ेगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि रिसेंटली नो डाउट वो तो कॉमन है हर नेता के लिए, सिंपल। हमारे देश में जेल नहीं गए तो नेता बन ही नहीं पाए, ये तो हमारे देश का नो डाउट फंडा है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि बिहार में जब वहां पे नीतीश कुमार की सरकार थी, अभी भी है बेसिकली, तो पहले आरजेडी के साथ, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो तेजस्वी और दूसरा क्या नाम है बेटे का, तेज प्रताप, गाइस ये आई थिंक 9वीं या 10वीं या 12वीं पास या फेल है, ठीक है। और इनको दिया, एक को दिया गया हेल्थ मिनिस्टर। अबे जो अपनी हेल्थ नहीं दे सकता तो पूरे स्टेट की क्या देखेगा। अच्छा वो उसको नो डाउट एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बनाया, तो नहीं तो नो डाउट कहते हैं कि भाई सिंपल है, डिग्री फ्री में ले जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब वो हेल्थ मिनिस्टर बने थे। तो हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है जहां पे हमारे देश में फेक डिग्री मिल जाती है बहुत सारी। सर ये ऐसे सीए की डिग्री नहीं मिलती क्या? नहीं बेटा, इसको कमाना पड़ता है, ये फ्री में नहीं मिलता। प्रॉब्लम ये है पैसे दे के नहीं मिलेगा, सिंपल। तो जुगाड़ लगाएगा कुछ भी होगा तो नहीं है पॉसिबल। हाँ, सो कोई बात नहीं। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द सिनेरियो। तो अब इनको हम लोग क्या नाम देने वाले? एग्जीक्यूटिव। इन्हीं को नाम क्या देते हैं हम लोग? तो गाइस इसके बेसिस पे यदि मैं बात करूं तो इफ आई एम टॉक अबाउट द यू कैन से द लीगल सिस्टम, तो गाइस लीगल सिस्टम जो आपने इवन फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, नाउ वी हैव 3 सेगमेंट। यस प्लीज, व्हाट अबाउट द फर्स्ट पार्ट? लेजिस्लेचर। क्या नाम देंगे हम लोग? और अभी मैं सिर्फ सेंट्रल की बात करूंगा, क्योंकि हम जितने भी लॉस पढ़ेंगे वो सब सेंट्रल के होने वाले, स्टेट का हमें नहीं पढ़ना है। तो गाइस लेजिस्लेचर किसको नाम देंगे? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देन वी हैव नेक्स्ट, इट्स एग्जीक्यूटिव। देखो लिखते एग्जीक्यूटिव है बट पढ़ते हम लोग हमेशा क्या? इट्स एग्जीक्यूटिव। तो गाइस एग्जीक्यूटिव क्या हम बोल सकते हैं? गवर्नमेंट। यस और नो? यस वी हैव। एंड देन वी हैव, तो गाइस अब ध्यान रखना, लॉ बनाया किसने? पार्लियामेंट ने। और बोला भाई आपको अब क्या करना है? उसको लागू करना है। तो ये बताओ लागू करने की, उसको इंप्लीमेंट करने की ड्यूटी किसकी होगी? तो कैसे हमारा देश चलेगा ये देखने वाले कौन है? गवर्नमेंट। इट्स ए प्राइम मिनिस्टर, देन वी हैव बिकॉज़ ऑफ द नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज ओवर देयर। यस और नो? मिनिस्ट्री के नीचे, अच्छा मिनिस्ट्री में पता है हर मिनिस्टर के साथ एक और चीफ एक पर्सन होता है, उसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, लेकिन हर मिनिस्ट्री में उस मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर होगा उसको कैसे काम करना और कैसे नहीं करना उसके लिए एक आईएएस ऑफिसर होता है। यूपीएससी का एग्जाम देके बनता है वो, और उसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ द पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। तो 5 साल में नेताजी बदल सकते हैं, लेकिन वो नहीं बदलेगा। तो यूपीएससी, तो आप मिनिस्ट्री में जाना चाहते हो तो नेता बन के मत जाओ, तो दूसरा आपके पास ऑप्शन है यूपीएससी का एग्जाम देके जा सकते हैं। फैसिलिटीज बहुत होती हैं, तो बस एक्चुअली एक सिंपल सी बात बताओ, आपको इतनी फैसिलिटीज मिल जाती है। और एक बात मैं बताऊं फैक्ट, जितने भी ये यूपीएससी मतलब बेसिकली आईएएस ऑफिसर की यदि मैं बात करूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अबाउट द पोजीशन। एक्चुअली एक बात ध्यान रखना, लोग एक पैशन होता है, एक पागलपन होता है, और एक वो स्टेटस होता है, और एक फैसिलिटीज, एक पावर दिया जाता है जो लोग लेना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं कि हाँ नो डाउट सैलरी इतनी मिल रही है, कमाने वाले तो नो डाउट बहुत कमा लेते हैं उस पोजीशन में बैठ के। एंड आई होप मैं किसकी बात कर रहा हूं ये समझ में आ चुका होगा आपको। लेकिन द फैक्ट इज व्हाट, कि उनका जो रुतबा होता है, जो हिंदी में वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द पावर, तो वो बहुत मैटर करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो एक्चुअली वो उस पावर की लड़ाई है, वो लेना चाहते हैं, और फैसिलिटीज इतनी ज्यादा है तो शायद उनको पैसे खर्च करने की रिक्वायरमेंट है। अच्छा एक बात हो, तो क्या लगता है प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होगी? इट्स अराउंड 3 लाख रुपीस मान लेते हैं पर मंथ, इतना ही है। फैसिलिटीज बहुत कुछ है। अब एक बात हो, तो एक पर्सन है जो
कोई फ्लिपकार्ट में, कोई गूगल में, कोई यहां पे, उसकी सैलरी तो बहुत ज्यादा, वो CFO या कुछ है इस तरीके से। तो गूगल का जो कौन है वो, उसकी सैलरी देखो, तो सब कुछ मिला के बहुत बड़ा अमाउंट है ना। तो प्रेसिडेंट तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा उसके साथ। बट सिचुएशन क्या है कि भाई सिंपल है, इट्स ऑल अबाउट द पावर जो एक नेशन के लिए आपको दिया गया। इट्स ऑल अबाउट द रेपुटेशन जो आपको मिलने वाला है, एंड इट्स ऑल अबाउट द लाइफ टाइम फैसिलिटीज। इट्स नॉट फॉर वन पीरियड ऑफ टाइम, इट्स अ लाइफ टाइम। तो प्रेसिडेंट को वो बेनिफिट मिलता है। पहली बात, Z+ आपको प्लस सिक्योरिटी मिलेगा, इमेजिन करो। हाँ, तो इतनी बड़ी गाड़ी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कुछ भी उड़ा ही नहीं सकते उस बंदे को जो बैठा अंदर। तो जस्ट इमेजिन। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द फैसिलिटीज। और आपके साथ एक टैग लगे कि आप इस देश में इस नंबर के प्रेसिडेंट रहे, तो इसका मतलब वो सब कुछ मैटर करता है। तो इस चीज की लड़ाई है। तो आप लोग अपने लेवल पे अपने तरीके से आगे फाइट कर रहे हैं अपनी चीजों के लिए। तो जिसका ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिटिक्स में जाके वहां तक पहुंचना का, उनका अलग पर्पस होता है। तो हम लोग अपने पैशन के हिसाब से, अपनी पावर के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से फाइट कर रहे हैं, जो हमें चाहिए लाइफ। तो सबका अपना ऑब्जेक्टिव, सबका अपना जो गोल है वो अलग है। सो थिंक अबाउट इट। तो चलिए कोई बात नहीं। अब मुद्दा आता है नेक्स्ट, जुडिशरी। गाइस, एक सबसे अच्छी बात है, इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जुडिशरी को कोई कंट्रोल नहीं करेगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ही ये बात बोली है कि जो जुडिशरी रहेगा वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट। अच्छा, जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी में किसको कंसिडर करते हैं? कोर्ट्स। तो जुडिशरी में कोई और नहीं, किसकी बात करेंगे? जितने भी इंडिया में हमारे देश में कोर्ट, वो सब आ जाए। अब यहां पे बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट विल बी देयर, देन वी हैव ईच एंड एवरी स्टेट हैविंग अ हाई कोर्ट, देन वी हैव, यू कैन से द, अच्छा हाई कोर्ट के बाद ना मैटर दो तरीके से डिवाइड हो जाता है। वी हैव अ सिविल मैटर, देन वी हैव अ क्रिमिनल मैटर। ध्यान रखना, सिविल मैटर के लिए फिर आपका सिचुएशन अलग चलता है। वी हैव यू कैन से द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन वी हैव यू कैन से द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मुंशिप कोर्ट, ऐसे चलते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, क्रिमिनल मैटर, देन वी हैव अ सेशन कोर्ट, जिसको कोर्ट ऑफ सेशन बोलते हैं, एंड देन वी हैव यू कैन से द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ऐसे चलता है आपका हायरार्की। लेकिन हाई कोर्ट जैसे आप पहुंच जाते हो तो सिविल और क्रिमिनल दोनों आ जाते हैं, सुप्रीम में भी आपका दोनों ही मैटर आ जाते हैं। लेकिन हमारे देश में जुडिशरी का सबसे बड़ा रोल जो है, आप समझना पहले, इट्स नॉट अबाउट टू डिसाइड द मैटर, इट्स नॉट अबाउट टू पनिश एनीवन, इट्स ऑल अबाउट टू इंटरप्रेट द लॉ। कि जब हमारे देश में जो लॉ बनाया गया, जो एक्ट बनाया गया, जो कानून बनाया गया, अब यदि वो कानून समझ में नहीं आ रहा है, हमें लग रहा है वो कानून हमारे देश के लिए सही बना है या फिर नहीं, तो उसकी इंटरप्रिटेशन कौन देने वाला है? जुडिशरी देता है। तो जुडिशरी का पर्पस ये है पहले, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग लॉ से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हाट, लॉ बनाया किसने? लेजिस्लेशन। लॉ को एग्जीक्यूट किसने किया? इट्स बेसिकली पार्लियामेंट के बाद आपका एग्जीक्यूटिव आ गया, दैट इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे भी लॉ में आपको कुछ भी सिचुएशन ऐसा दिखता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लगता है कि सर वो लॉ हमारे देश के लिए वैलिड है या नहीं, तो फिर वो डिसाइड करने वाला कौन है? जुडिशरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन जुडिशरी विल बी देयर। और गाइस, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, जो डिसीजन होगा, दैट विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द लॉ। तभी मैंने बोला था लॉ में एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, एंड देन वी हैव आल्सो ऑर्डर। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पूरे देश के लिए क्या बन जाता है? वो लॉ बन जाता है अपने आप में। और सुप्रीम कोर्ट को हम एक और नाम देते हैं हम अपने देश में, एपेक्स कोर्ट। इट्स यस, लॉ ऑफ द लैंड, ये भी बोला जाता है एपेक्स कोर्ट, और ये कैसे, द लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो दिस ऑल अबाउट द सिनेरियो व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस केस। तो गाइस, इस तरीके से ये पूरा पिक्चर यहां पे रखा गया है। तो चलो एक बार लेजिस्लेचर में किसको किसको इंक्लूड करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। देन हम लोग गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें किसको इंक्लूड करेंगे? वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर एंड नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज ओवर देयर, यस और नो? तो ये हो गया आपका। एंड देन वी हैव बिकॉज ऑफ द जुडिशरी, इसमें नंबर ऑफ कोर्ट्स, एंड सुपीरियर हमेशा कौन सा आपका इसमें?
और हमारे देश में यदि सुप्रीम कोई अथॉरिटी है वो कोई और नहीं है, हम सभी लोग हैं। दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारे संविधान में। और मैं उस प्रेम्बल का वर्ड आपको एक बार दिखाना चाहता हूं सो दैट आपको यकीन हो जाए। कभी आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वैसे देखा? आप लोगों ने नहीं देखा है। So guys, this is actual page of the Constitution of India. This is the first page. Same जो साइड में दिख रहा है ना ये तीतर मोर, तो एक्चुअली ऐसा ही है। तो ये फर्स्ट पेज ऐसा ही है। तो बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है कलाकारी डिजाइन तो बेसिकली वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट अबाउट द टर्म, क्या लिखा है? द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग यस टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, मतलब हम सभी लोगों ने मिलके डिसाइड किया, हमने बनाया अपने देश को, सिंपल। और फिर वो देश जो हमारा वो किस तरीके से, नाउ यू कैन सी, तो ये सब कुछ इस तरीके से, रिपब्लिक, देन वी हैव अ जस्टिस, लिबर्टी। अच्छा, कुछ चीजें बाद में इसमें अमेंड भी हुए, कुछ टर्म्स अमेंड करके बाद में रखा गया। 42। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कर सकते हैं नहीं? ध्यान रखना, हमारे देश में जैसे अलग अलग लॉज अमेंड होते हैं, एक्ट अमेंड होते हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी, हाँ, लेकिन लॉ को अमेंड करना अलग तरीका होता है और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का तरीका अलग है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 101st अमेंडमेंट हुआ था और वो हुआ था जीएसटी के लिए क्योंकि जीएसटी एक्चुअली हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी बनाने की पावर नहीं थी, तो फिर एक आर्टिकल ऐड किया गया 246 कैपिटल ए, और वो ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, और वो अमेंड करके नो डाउट वो जीएसटी का प्रोविजन आया, एंड वो हुआ था अमेंडमेंट 101, एंड वो जीएसटी का कॉन्सेप्ट आया था। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी अमेंड हो सकता है, और नंबर ऑफ टाइम अलग अलग सेगमेंट को ऐड ऑन करने के लिए इसको अमेंड भी किया गया। आई होप समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि दिस इज ऑल अबाउट द सिनेरियो एंड वी एक्चुअली आर द सुप्रीम, क्योंकि रीजन बीइंग जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं वो कोई और नहीं, हम में से ही एक ऐसा पर्सन है जिसपे हमने ट्रस्ट किया है कि आप हमारे बिहाफ पे आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं और आप हमारे देश के लिए लॉ बनाने वाले हो, हमारे देश के लिए लॉ चलाने वाले हो, और हम नो डाउट हमारी प्रोटेक्शन आप करेंगे। अथॉरिटीज जो भी हमें राइट्स दिया गया है उसकी देख रेख करना आपकी ड्यूटी है। सो दैट्स व्हाई वी हैव वी द पीपल ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज यूनिक सेगमेंट। और ये सब कुछ मुझे लगता है, देखो हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो थियोरेटिकली ज्यादा है, प्रैक्टिकली नहीं है। जबकि जब सिविक्स पढ़ाया जाता है तो शायद मेरा मानना है बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन दिखाना चाहिए, इनफैक्ट पार्लियामेंट लेके जाना चाहिए, वहां पे प्रेसिडेंट हाउस भी लेके जाना चाहिए, ताकि उनको प्रैक्टिकली पता रहे कि हमारे देश में क्या क्या किस तरीके से फंक्शन हो रहा है। नहीं तो हम लोग एक्चुअली थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन घिसते रहते हैं, रजिस्टर पे रजिस्टर भरते रहते हैं और मार्क्स लाके नो डाउट खुश हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल जो पढ़ाई है, जो सही तरीके से होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल आपको, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, लाइफ इज ऑल अबाउट द ओपन बुक। क्योंकि रीजन बीइंग, एक बात हो तो एक मैटर कोर्ट में आपको प्रेजेंट करना है अपने क्लाइंट का, क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि सब कुछ आपको पहले से याद होगा? नहीं। फिर पता है क्या होता है, जब मैटर जिस दिन कोर्ट में प्रेजेंट कर रहा है उससे पहले हम पढ़ाई करते हैं, एंड पढ़ाई करके कौन से केस में कौन सा सेक्शन नंबर रेफर होगा, कौन सा केस स्टडी रेफर होगा, हम उस पर फ्लैगिंग करते हैं, मतलब उसको मार्क करते हैं, और फिर जज साहब के सामने जाके बोलते हैं कि ऑन सो पेज नंबर दिस सेक्शन, तो जज भी वहां बेर एक्ट खोलता है और देखता है कि यस ये सेक्शन को रेफर कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सिनेरियो। ये रियल लाइफ।
एंड विच इज नॉन एज ओपन बुक। एंड आपके सिलेबस, नए सिलेबस में भी ओपन बुक सिस्टम आ रहे हैं। एंड ओपन बुक पता सिस्टम आते बच्चे आधे वैसे खुश कर अब तो बुक लेके जाएंगे, चीटिंग पे चीटिंग क्या ऐसे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने खुद बोल दिया बुक खोलो पास हो जाओ, पर सबसे टफ पेपर वही होने वाला है। सिंपल देखो, इंटर का प्रोस्पेक्ट तो नहीं बट फाइनल में तो डेफिनेटली है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है। हाँ? नहीं सारे नहीं, कुछ एक आध पेपर डालने वाले हैं। नहीं अभी तक नहीं था, अब होने वाला है। चलो कोई बात नहीं। तो गाइज अभी बताओ क्या यहां पे आपको ओवरऑल पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया कि जो चीज हम पढ़ने वाले हैं उसका ओरिजिन कैसे हुआ और किस तरीके से हम चीजों को लेके आगे प्रोसीड होने वाले हैं। तो गाइज इसमें से कई सारी चीजें डेफिनेटली आपने फाउंडेशंस में भी पढ़ी होंगी। हाँ, कुछ चीजें नो डाउट यहां पे डेफिनेटली मैंने अलग पढ़ा है सो दैट आपको पिक्चर क्लियर हो कि किस तरीके से वो सारा लॉ एक्चुअली हमारे पिक्चर में आता है। और अब यदि मैं बात करूं तो जो हम लोगों को एक्ट पढ़ना है, एंड दैट इज ऑल अबाउट द कंपनीज एक्ट। गाइज मैं आपको बता दूं, एक तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट पढ़ने वाले जो कब बनाया गया आपका 2013 में, प्लस इसके साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या आएगा यहां पे, नंबर ऑफ शेड्यूल्स आने वाले हैं। इसके साथ क्या आने वाला है आपका, नंबर ऑफ रूल्स। क्या आने वाले, नंबर ऑफ रूल्स आने वाले हैं। और इन सब के साथ नो डाउट ये आने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिनेरियो, एंड ये है आपका कंपनीज एक्ट जो आप एक्चुअली यहां पे पढ़ने वाले हो। एंड फ्रैंकली टेलिंग, कंपनीज एक्ट में वी हैव 29 चैप्टर्स। यदि मैं ओवरऑल यदि कंपनीज एक्ट की बात करूं 2013, नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने गाइस, वी हैव 29। गाइस इन सभी चैप्टर में यदि हम लोग बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, सेक्शंस की, तो सेक्शन स्टार्ट विद 1 एंड विद 470। एंड यदि मैं बात करूं इसमें शेड्यूल्स की, कितने शेड्यूल्स हैं, वी हैव 7 शेड्यूल। अच्छा, एक शेड्यूल्स आप अवेयर हो गए, एक दो शेड्यूल्स के रिगार्डिंग। एक तो शेड्यूल 3 आप लोग अवेयर हो गए क्योंकि आप बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनाते हैं दैट इज बेसिकली एज पर द शेड्यूल नंबर 3 पार्ट ए एंड पार्ट बी, ये होता है आपका। एंड एक और शेड्यूल आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, शेड्यूल 1, इट्स ऑल अबाउट द मेमोरेंडम। सिंपल, तो जो मेमोरेंडम है उसका फॉर्मेट जो है आपका वो शेड्यूल 1 में रखा हुआ है। देन वी हैव टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई, ऐसे करके आपका, तो वो शेड्यूल 1 है। तो मतलब ये है पूरा कंपनीज एक्ट का सेगमेंट। और कंपनीज एक्ट जो है ध्यान रखना, इट्स टोटली रूल बेस्ड एक्ट। रूल बेस्ड एक्ट, ओल्ड कंपनीज एक्ट में 658 सिर्फ सेक्शन होते थे, लेकिन नए कंपनीज एक्ट में सिर्फ सेक्शन नहीं है, अब यहां पे रूल्स हैं। और गाइज आपको पूरे कंपनीज एक्ट में मुझे लगता है मोर देन 1000 टाइम एक वर्ड सुनने के लिए मिलेगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। It's again more than 1000 times you will definitely see the word, and what about the word as may be prescribed। और जहां जहां पे word as may be prescribed लिखा होगा समझ जाना वहां पे किसकी बात करेंगे, रूल्स की। क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कंपनीज एक्ट बनाया लेकिन कंपनीज एक्ट को कंप्लीट नहीं बनाया। उन्होंने पावर दे दिया किसको, मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट को, कि जहां जहां पे जब भी जरूरत पड़े तो आप क्या करेंगे, रूल्स बनाओगे। So that's why rules also become a part of the law. So that's why we have a Companies Act. We have a number of sections. Along with the sections, what we have to do? हमें rules पढ़ने पड़ेंगे। तो अब ये अपने स्टेट ऑफ माइंड से निकाल देना कि सर हमें पहली बात तो फाउंडेशन में सेक्शन याद करना ही भारी पड़ गया था। तो गाइस अब सेक्शन ही सिर्फ याद नहीं रखना है, आपको रूल्स भी याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन कितने रूल्स है, अब मुद्दा ये है। एक मैं आपको सिचुएशन में बता रहा हूं पहले रूल्स के लिए। गाइस कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, 29। कितने चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के लिए एक रूल बनाएंगे और हर रूल में आपको कम से कम, जैसा सेक्शन होता है ना 1 2 3 4 5, ऐसे करके आपको 20-25 मिल जाएंगे। मतलब वी हैव 29 चैप्टर्स, वी हैव 29 रूल्स। एग्जांपल लेते हैं पहला, जैसे हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, एंड इट्स चैप्टर नंबर विच वन, इट्स चैप्टर नंबर 2, क्योंकि पहला जो चैप्टर है दैट इज प्रिलिमिनरी। देन वी हैव अ सेकंड चैप्टर, क्योंकि मैं पूरा आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा चैप्टर वाइज आपको डिटेल बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर है।
तो गाइस जो दूसरा चैप्टर उसका नाम क्या है आपका, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू, ये पूरा नाम है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू। इसका मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमारे पास एक ही चैप्टर है। तो जब कोई भी कंपनी बनाना हो, चाहे पब्लिक बनाना हो, प्राइवेट बनाना हो, ओपीसी बनाना हो, तो उसके लिए कहीं और नहीं जाएंगे, चैप्टर कौन सा हमें देखना पड़ेगा, 2। और ये चैप्टर 2 किसका है, कंपनीज एक्ट का, आईसीएआई के मॉड्यूल का नहीं है, ये कंपनीज एक्ट का चैप्टर है। और उस चैप्टर के लिए फिर एक रूल बनाया गया 2014 में, जिसका नाम रखा गया कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या बनाया गया, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूं। तो चैप्टर क्या आ गया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, और ये चैप्टर नंबर कौन सा है, 2। तो इसके साथ एक रूल आ गया, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। तो अब यहां पे इस चैप्टर में सेक्शन हम लोगों को स्टार्ट करना है 3 से, और एंड होगा आपका सेक्शन कौन से नंबर पे, 22 पे। सेक्शन स्टार्ट विद 3 एंड विद, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके साथ हमें क्या पढ़ना है, एक रूल्स पढ़ना है। तो व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द रूल्स, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। अब मान लो इसमें 20 आपके फॉर एग्जांपल रूल है, तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ सेक्शंस हो गए प्लस साथ में 20। तो मैं यदि सेक्शन 1 से लेकर 148 की बात करूं, तो कम से कम आप मान के चलो नहीं कुछ तो आपको 50 रूल भी पढ़, तो 50 रूल्स विल बी देयर। इन द सेम मैनर वी हैव अ चैप्टर 2, 3rd, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर विच वन, 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो फिर उसके लिए भी रूल बनाया गया, उसके लिए भी कंपनीज PAS, दैट इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014। तो इसका मतलब है साइमल्टेनियसली हमें चैप्टर पढ़ने, उसके सेक्शंस पढ़ने हैं, उसके साथ ही साथ हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। और उन सभी सेक्शंस और रूल्स के रिगार्डिंग यदि कोई नोटिफिकेशन है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा, उससे रिलेटेड कोई केस सेगमेंट है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। बट एक बात मैं आपको बता दूं, कंपनीज एक्ट में आपको केसेस कम मिलने वाले हैं। कंपनीज एक्ट में कुछ केसेस कम मिलेंगे, जो अभी अदर लॉज वाला पार्ट है उसमें कुछ केसेस मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट है। लेकिन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपने फाउंडेशन में छोड़ दिया है उसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फाउंडेशन में भी आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। तो जो नया अभी ओल्ड सिलेबस एग्जिस्टिंग चल रहा है, तो जहां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट फाउंडेशन में खत्म होता है वहां से अगला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, दैट इज बेलमेंट एंड प्लेज, वी हैव गारंटी एंड इंडेमनिटी, देन वी हैव लॉ ऑफ एजेंसी। तो ये वहां से स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का जनरल पार्ट कभी भूलना नहीं। अच्छा, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि फाउंडेशन में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इंटर में पूछ लिया, जैसा हुआ नहीं है। लेकिन फिर वही किस्मत यदि खराब हो तो फिर तो सिचुएशन यहां पे पूछा जा सकता है, वी नेवर नो, क्योंकि ये सब कुछ इंस्टीट्यूट की अपनी माया है। तो वो कब क्या पूछ सकते हैं, वी हैव नो आइडिया। बट आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो हम लोग जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो अदर लॉज वाला पार्ट नहीं, क्योंकि उसमें चेंज हो भी सकता है और नहीं भी। विल स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट में प्लीज ध्यान रखना हम लोग सेक्शन 1 ऑनवर्ड्स पढ़ने वाले हैं, और ये पूरा सेगमेंट जहां तक यहां पे पढ़ोगे वो न्यू में भी है और ओल्ड में भी रहेगा, और उस सेक्शन 1 से लेकर 148 तक। अब इसमें कितने चैप्टर्स आने वाले हैं विल डिस्कस लेटर ऑन, बट ओवरऑल आज ये बताओ पूरा पिक्चर ये समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट में सबसे पहले मैं क्या आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अभी हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, पूरा एक प्लान क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट क्लास का सबसे पहले बिगिनिंग पार्ट ये रहेगा कि हमारे पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। मतलब क्वेश्चन 1 के पार्ट A, B, C, तो सर पार्ट A में क्या कंपनीज एक्ट का आता है, पार्ट B में क्या आपका अदर लॉस का पार्ट आता है। तो गाइज एक बात मैं आपको बता दूं, आप पढ़ोगे 2 पार्ट, जैसे अभी है पार्ट A जैसे कंपनीज एक्ट कितने मार्क्स में 60, और पार्ट B कितने का है, लेकिन एग्जाम में कोई पार्ट नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में पूरा पेपर एक ही होगा।
जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 3 सेगमेंट है, ए, बी एंड सी। तो हो सकता है 2 क्वेश्चन कंपनीज एक्ट का हो और एक क्वेश्चन आपका अदर लॉ का हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वहां पे इस तरीके से नहीं आएगा, पार्ट ए कंपनीज एक्ट 60 मार्क्स, देन पार्ट बी, देन वी हैव 40 मार्क्स। आंसर इज नो। इट्स a complete paper and which consists of the various question and it's a combination of both part। तो इसका मतलब है, डोंट यू थिंक एक्चुअली ये प्रोफेशनल कोर्स है एंड तभी इस तरीके से प्लान किया गया है, ताकि बच्चा ये प्लान करके नहीं बैठा को पार्ट ए तो पूरा पढ़ लेंगे, पार्ट बी मिस हो गया तो कोई बात नहीं, 60 तो तब भी हमारे हाथ में है। बोला आंसर इज नो। आप स्मार्ट तो हम लोग ओवर स्मार्ट, तो इंस्टीट्यूट ने प्लान ये कर रखा है, तो आपको उसी तरीके से ही करना है। हाँ, वेटेज कितना होगा आई लेट यू नो, कि हर पार्ट का नो डाउट फिक्स वेटेज होता अभी तक जो है। तो पहले एक वो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले एंड देन विल स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट। और इंडिया में यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद यदि कोई बड़ा एक्ट है तो वो कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट। ये मान के चलते हैं इट्स वन ऑफ द अगेन। और पहले पुराने कंपनीज एक्ट में तो 658 सेक्शंस थे और अब हमारे पास नो डाउट लास्ट सेक्शन 470, लेकिन जो बचा खुचा वो सारा रूल्स में डाल दिया उन्होंने, तो सारा रूल्स की कहानी वहां पर रखी। और हम एक ऐसा एक्ट पढ़ने वाले हैं गाइस। अच्छा एक बाबू, तो क्या हमारे लिए कोई लॉ बना है? मतलब बेसिकली हम यदि एक पर्सन की बात करें, इंस्टीट्यूट के लिए वो सीए एक प्रोफेशन के लिए नहीं, हम टॉक अबाउट द नेचुरल पर्सन। क्या नेचुरल पर्सन के लिए कोई ऐसा लॉ बना है कि भाई इस उम्र में नो डाउट ये वाला लॉ होगा, ऐसा कुछ? गाइस आप एक ऐसे पर्सन के बारे में पढ़ोगे जिसकी बिगिनिंग भी लॉ है और एंड भी लॉ है, क्योंकि इट्स कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्चुअली इट्स नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। यू जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या पर्सन हम लोगों ने कंसिडर किया या फिर लॉ ने कंसिडर किया? तो इसका मतलब इसका जो ओरिजिन है, इसका जो बर्थ है, वो भी कहां पे हो रहा है, और इसकी मौत भी कैसे होगी? लॉ से हो सकती है। और ये अपनी पूरी लाइफ की जर्नी किस तरीके से करने वाले, ये भी कौन डिसाइड करता है? तो इमेजिन करो एक पर्सन के लिए हम लॉ पढ़ने वाले, दिस अ यूनिक सेगमेंट। क्या हमारे लिए, लेट्स से मेरा नाम राजीव है, तो क्या मेरे लिए कोई लॉ बना है क्या? नहीं ना। आंसर इज नो। तो इसका मतलब, लेकिन हम एक ऐसे पर्सन की पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं। तो कंपनीज एक्ट इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द, यू कैन से द एंटायर पिक्चर ऑफ वन पर्सन एंड द नेम ऑफ अ पर्सन, इट्स अ कंपनी। बट व्हाई? क्योंकि इट्स आर्टिफिशियल पर्सन। ये बताओ, आप जेल जा सकते हो, क्या कंपनी को जेल भेज सकते हैं? आंसर इज नो। इट्स जस्ट अ सर्टिफिकेट। एंड क्या यू जस्ट डू वन थिंग, पुट द कंपनी बिहाइंड बार, कहेगा लो सर्टिफिकेट चिपका दो यहां पे, ऐसा होगा कभी? आंसर इज नो। तो इसका मतलब है कंपनी के जो बर्थ है वो भी कंपनीज एक्ट से हुआ। कंपनीज आगे कैसे काम करेंगे, उसका नो डाउट डे टू डे एक्टिविटीज कैसे होगा, वो भी कंपनीज एक्ट कहते हैं। और जब कंपनी बंद करने की बात हो, मतलब उसको जब हम बात करेंगे मौत की, तो वो भी किसमें लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट में। तो कंपनीज एक्ट इज ऑल अबाउट वन पर्सन। यू जस्ट इमेजिन, एक ऐसे पर्सन की कहानी है। तो शायद आपको लगता है कि हम लोग नो डाउट किसी की स्टोरी पढ़ते हैं तो कितना इंटरेस्ट आता है, तो कंपनीज एक्ट भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आप एक पर्सन की स्टोरी पढ़ने वाले। तो एक्चुअली कंपनीज एक्ट इट्स बेसिकली स्टोरी ऑफ कंपनी एंड दिस यूनिक सेगमेंट। कि मैनेजमेंट कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, ऑडिटर कौन होगा, सब कुछ यहां पे आएगा। तो दिस इज जस्ट अ नॉवल, क्योंकि हम नो डाउट कहानियां पढ़ते हैं, तो अब यहां पे भी कुछ कहानी आपको मिलने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो गाइस ये हम लोग शुरुआत नेक्स्ट में करने वाले हैं। तो होपफुली आपको इंट्रोडक्शन क्लियर है यहां पे। तो अब नेक्स्ट जो हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, दैट इज ऑल अबाउट द कंपनीज एक्ट रहने वाला। सिंपल। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस।